Hello guys, welcome back to our channel part 5 of Reborn of the Devil. Chapter 41 नम्य को सजा, दानिश ने की दिया की हालत खराब। गौरव, यस सर मुझे याद है, इसलिए मैंने कल की सारी सीसीटीवी फुटेज चेक की थी। और उसे चेक करने के बाद मेरी नज़र में बस एक ही इंसान है जो मुझे सस्पिशियस लगा, जिसकी वजह से कल रीत की वो हालत हुई थी, और जिसकी वजह से मेरा ब्रेकअप होते होते बच गया। गौरव ने थोड़ा गुस्से से कहा। कौन है वो? पार्थ ने गौरव से ऑर्डरिंग टोन में पूछा। मिस नम्य, गौरव ने कहा। कॉल हर इन फ्रंट ऑफ मी, पार्थ ने कहा। पार्थ इस वक्त बहुत गुस्से में लग रहा था। उसे रीत को हालत अभी भी अच्छे से याद थी कि कैसे वो उस अंधेरे रूम में डरते हुए बेहोश पड़ी हुई थी। उसका चेहरा पीला पड़ा हुआ था। उस रूम में ठीक से ऑक्सीजन भी नहीं आती थी। अगर जायद टाइम तक वो और इस रूम में बंद रहती तो उसकी डेथ हो सकती थी। आखिर उसने ऐसा क्या कर दिया था नम्य के साथ जो उसे ये कदम उठाना पड़ा? कुछ ही देर में नम्य पार्थ के सामने खड़ी थी, लेकिन उसके चेहरे से ज़रा भी गिल्ट नहीं झलक रहा था, बल्कि वो पार्थ के सामने बहुत स्टाइल से खड़ी थी, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। अब आगे ई गुलाब 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 गुलाब। नम्य के मन में तो मानो लड्डू फूट रहे थे, क्योंकि पार्थ ने उसे खुद मिलने के लिए बुलाया था। नम्य, यस मिस्टर वालिया, आपने मुझे बुलाया? कोई? पार्थ, यस मिस नम्य। कल आप कहाँ थी? पार्थ ने सीधे सीधे पूछा। ये सवाल सुन नम्य को कुछ भी अटपटा नहीं लगा, क्योंकि उसे कहीं से भी बिल्कुल भी भनक नहीं थी रीत के बारे में। वो तो उसके बारे में भूल भी गई थी। नम्य की नज़र में रीत बस एक मामूली थी असिस्टेंस थी। उसके गायब होने से आखिर पार्थ वालिया को क्यों ही फर्क पड़ेगा? एक एम्प्लॉय के लिए नम्य का मानना ये था। नम्य ने बड़े ही कॉन्फिडेंटली कहा, सर मैं कल ऑफिस में ही थी, हमारे नए प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रही थी। क्यों, एनी प्रॉब्लम सर? पार्थ, आर यू श्योर मीज नम्य कि कल आप अपने केबिन के सिवा और कहीं नहीं गई? नम्य सोचते हुए एक स्माइल के साथ, कल मैंने बस हमारे डिपार्टमेंट के साथ मीटिंग की थी। और यहाँ सोचते हुए नम्य को रीत का ख्याल आया। एक पल के लिए वो डर गई कि कहीं पार्थ को रीत के बारे में तो पता नहीं चला। क्या इसीलिए वो उससे पूछताछ कर रहा है? अब उसे अंदर ही अंदर डर लगने लगा, लेकिन नम्य ने खुद को संभालते हुए कहा, यस सर, मैं मीटिंग के बाद पूरे दिन अपने केबिन में ही थी। पार्थ, आपको पता है मिस नम्य, कल किसी ने मेरी असिस्टेंस रीत को लाइब्रेरी स्टोर रूम में लॉक कर दिया था। और उल्टी बात न करके मैं सीधी बात करता हूँ, हमारी इन्वेस्टिगेशन के हिसाब से तुम्हें इसमें गिल्टी पाया गया है। तो तुम इस बारे में क्या कहना चाहोगी? पार्थ ने अपने लैपटॉप में एक वीडियो प्ले किया जिसमें नम्य साफ साफ दिखाई दे रही थी, जब वो रीत के पीछे पीछे उस फ्लो पर गई थी। हालांकि नम्य ने लाइब्रेरी स्टोर रूम के फ्लो का कैमरा हैक करवा वे खराब करवा दिए थे, लेकिन उस फ्लो के अलावा भी बाकी के कैमरा भी थे जिनके बारे में को भूल गई थी या उसने गौर नहीं किया। तो मिस नम्य, मेरे एम्प्लॉय को जान से मारने की कोशिश करने के लिए तैयार हो जाओ जेल जाने के लिए। सर, ये आप क्या कह रहे हैं? आप उस मामूली लड़की के लिए मुझे जेल भेजेंगे? आखिर है कौन वो? जब देखो तब मुझे आपके सामने इंसल्टिंग फील करवाती रहती है। आपको पता भी है मैं आपसे कब से प्यार करती हूँ। ये सब मैंने आपके लिए ही किया है, आपके करीब आने के लिए। वो मेरे और आपके बीच में आने की कोशिश कर रही थी, इसीलिए मैंने उसे उस स्टोर रूम में बस बंद किया था, उसे सबक सिखाने के लिए। नम्य ने खुद अपना सारा गुनाह कबूल कर लिया, लेकिन इस वक्त वो किसी साइको की तरह लग रही थी। उसे ऐसे रिएक्ट करते देख पार्थ भी हैरान था। उसे तो इस बारे में कोई भी भनक नहीं थी, लेकिन उसे इस सब से कुछ भी लेना देना नहीं था। उसे नम्य की फीलिंग्स से कोई मतलब नहीं था। पार्थ को उसकी मेंटेलिटी देख के उसे पुलिस स्टेशन की जगह मेंटल असीलम भेजने का मन था, लेकिन उसके गौरव को बुला के नम्य को पुलिस के हवाले करने को कह दिया। वो अब और इस पागल को और उसकी बातों को टॉलरेट नहीं कर सकता था। उसे और भी बहुत सारे काम थे। नम्य को जब पकड़ के ले जाने लगे तो वो चीखने चिल्लाने लगी, लेकिन पार्थ को कोई फर्क नहीं पड़ा। वो अपने काम में वापस से लग गया।
सिंघानिया इंडस्ट्री जीई। यहाँ बेचारी दिया का हाल दानिश ने बुरा कर रखा था। उसने उसे परेशान करके रख दिया था। बार बार उसे किसी न किसी काम से नीचे के फ्लोर्स पर भागा रहा था। अब तक दिया ने लगभग पूरी कंपनी की विजिट कर ली थी और ऊपर नीचे करके उसकी हालत भी खराब हो चुकी थी। दिया को समझ नहीं आ रहा था कि दानिश उससे ये सब जानबूझ के कौन सा बदला लेने के लिए ये सब करवा रहा था, या फिर सच में ये सब उसकी जॉब का हिस्सा था। दिया को इस जॉब की ज़रूरत भी थी और पैसों की भी, क्योंकि उसे अपने कुछ कर्जे भी चुकाने थे, जिसके लिए उसे इस सैलरी की सख्त ज़रूरत थी, वरना वो यहाँ जॉब नहीं करती या अब तक रिज़ाइन कर चुकी होती। लेकिन वो मजबूर थी दानिश के इन टॉर्चर्स को सहने के लिए। दिया थकी हुई सी अपने केबिन में पहुंच के लंबी सांसें लेती हुई अपने चेयर पे बैठ के पूरा एक ग्लास पानी बिना सांस लिए एक बार में ही पी जाती है। लेकिन अभी भी उसकी प्यास नहीं बुझी थी, वो दूसरा ग्लास भी खत्म कर देती है। हे भगवान, आज मैं इतना भागी हूं कि मेरे शरीर से इतना पानी कम हो गया कि मैंने एक साथ पूरे 2 ग्लास पानी खत्म कर दिया। दिया थक के अपनी चेयर पे पूरी तरह से लीन होकर बैठ जाती है। उसे नहीं पता था कि उसकी हर एक हरकत को इस वक्त कोई अपनी 2 आंखें घूर रहा था। क्या लगता है किसकी है वो 2 आंखें? क्या होने वाला है हमारी कहानी के आगे? जाने के लिए बने रहे हमारे साथ। चैप्टर 42 दानिश का बचपना। दिया को इस जॉब की ज़रूरत भी थी और पैसों की भी, क्योंकि उसे अपने कुछ कर्जे भी चुकाने थे, जिसके लिए उसे इस सैलरी की सख्त ज़रूरत थी, वरना वो यहाँ जॉब नहीं करती या अब तक रिज़ाइन कर चुकी होती। लेकिन वो मजबूर थी दानिश के इन टॉर्चर्स को सहने के लिए। दिया थकी हुई सी अपने केबिन में पहुंच के लंबी सांसें लेती हुई अपने चेयर पे बैठ के पूरा एक ग्लास पानी बिना सांस लिए एक बार में ही पी जाती है। लेकिन अभी भी उसकी प्यास नहीं बुझी थी, वो दूसरा ग्लास भी खत्म कर देती है। हे भगवान, आज मैं इतना भागी हूं कि मेरे शरीर से इतना पानी कम हो गया कि मैंने एक साथ पूरे 2 ग्लास पानी खत्म कर दिया। दिया थक के अपनी चेयर पे पूरी तरह से लीन होकर बैठ जाती है। उसे नहीं पता था कि उसकी हर एक हरकत को इस वक्त कोई अपनी 2 आंखें घूर रहा था। अब आगे ई गुलाब 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 गुलाब। वो 2 आंखें किसी और की नहीं बल्कि दानिश की थी, जो अपने केबिन में बैठे हुए ही दिया को घूर रहा था, या कहे कि उसकी हर हरकत को नोटिस कर रहा था। दरअसल दानिश और दिया के केबिन के बीच में ग्लास वॉल था, जो दानिश की तरफ से विजिबल था, और बीच में एक पैनल लगा हुआ था, जिसकी वजह से किसी और को ये ग्लास वॉल दिखाई नहीं देती। दानिश दिया की ये हालत देख एक ईवल स्माइल करता है और फिर अपने लैंडलाइन से किसी को कॉल करता है। इधर दिया, जो अपने केबिन में आराम से अपनी चेयर पे कुछ मिनट की सुकून की सांस लेती है, अचानक से उसके टेबल पे रखा हुआ फ़ोन रिंग होने लगता है, जिसकी रिंग सुन के दिया एक पल के लिए चौंक जाती है, फिर मुंह बनाते हुए फ़ोन पिक करती है। दिया, हेलो दानिश, जल्दी से कॉफ़ी के साथ मेरे केबिन में आओ। दिया मुंह बनाते हुए फ़ोन को गुस्से से घूरती है। ये भस्मासुर क्या कॉफ़ी पीते पीते ही पैदा हुआ था क्या? जब देखो तब कॉफ़ी ही पीता रहता है। इतनी ही कॉफ़ी पसंद है तो कॉफ़ी के बाथटब में क्यों नहीं बैठ जाता? जीना हराम कर दिया है मेरा इसने और इसकी कॉफ़ी ने इसकी तो मैं, कहते हुए दिया फ़ोन को घूरते हुए एक मुट्ठी बना के फ़ोन की तरफ एक्शन करती है, जैसे वो दानिश को पंच करना चाहती हो। वही उसकी हरकतों को नोटिस करता हुआ दानिश अपनी आंखें छोटी करके गुस्से से दिया को घूरते हुए कहता है, 5 मिनट में तुम मुझे अपनी केबिन में चाहिए कॉफ़ी के साथ। कह के दानिश ने फ़ोन रख दिया। उसके बाद दानिश अपनी हैंड वॉच में टाइम काउंट करने लगा, क्योंकि नीचे जाकर ऊपर आना 5 मिनट में पॉसिबल नहीं था। लेकिन तभी दिया अंदर आते हुए दानिश को विश करती हुई टेबल पे कॉफ़ी रखते हुए हेलो कहती है। दानिश भी थोड़ा हैरान होता है ये देख के कि इतनी जल्दी दिया कैसे नीचे से कॉफ़ी ला सकती है। दानिश, तुम इतनी जल्दी कॉफ़ी नीचे से कैसे लेकर आ सकती हो? क्योंकि दानिश ने खुद डेविड को मना किया था कि दिया यहाँ ऊपर का किचन इस्तेमाल नहीं कर सकती। दिया स्माइल करते हुए, सर मुझे नीचे जाने की क्या ज़रूरत है आपकी कॉफ़ी लेने के लिए, जबकि इतना अच्छा किचन इसी फ्लोर पर है? तो
आपको नहीं पता सर, लेकिन यहाँ इस फ्लोर पर भी एक किचन है, वो भी बहुत ही अच्छा और डिजाइनर किचन। वहीं से लेके आई हूँ। अब मैं आपको ज़्यादा इंतज़ार कैसे करवा सकती थी, आपको कॉफ़ी की इतनी ज़्यादा तलब जो थी। दिया ने हल्का सरकास्म में कहा। दिया जब तीसरी बार नीचे कॉफ़ी लेने गई थी तो वहाँ के कैफेटेरिया मैनेजर से उसे पता चला था कि बॉस के फ्लोर पे ऑलरेडी किचन है, इसीलिए उनके लिए कोई भी चीज़ नीचे के फ्लोर से नहीं जाती। जब दिया को पता चला तो उसने ऊपर आके सारे रूम्स को विजिट किया तो उसे पता चला कि यहाँ ऑलरेडी एक किचन है। उसने जब डेविड से पूछा कि उसने उसे झूठ क्यों बोला तो वो बिल्कुल चुप था, जिससे वो समझ गई कि उसे ये झूठ बोलने के लिए दानिश ने ही कहा होगा। ये सोच के दिया को दानिश पर बहुत गुस्सा आया, लेकिन वो क्या ही कर सकती थी। लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा था कि दानिश उससे किस बात की खुन्नस निकल रहा है। सर कोई और काम, दिया ने पूछा। दानिश अपनी कॉफ़ी पीने लगता है लेकिन तुरंत अपनी आंखें बंद कर लेता है क्योंकि उसने ध्यान नहीं दिया था कि कॉफ़ी कुछ ज़्यादा ही गर्म थी, जिसकी वजह से उसका मुंह जल गया था। वो गुस्से से घूरते हुए दिया को देख के कहता है, तुमने जानबूझ के मुझे इतनी गर्म कॉफ़ी दी है ना ताकि मैं जल जाऊं। सर कॉफ़ी तो गर्म ही होती है ना, और आप कोई छोटे बच्चे तो नहीं है जिसे मुझे टेम्परेचर चेक करके कॉफ़ी देनी पड़ेगी। दिया ने सीधे जवाब दिया। दिया का ऐसे जवाब देना ही दानिश को पसंद नहीं था। आज तक हर कोई उसके ऑर्डर्स फॉलो करता था बिना किसी आर्ग्यूमेंट के और उसके सामने जुबान खोलने की कोई कोशिश भी नहीं करता था। लेकिन दिया ये सब करती थी जो दानिश को बिल्कुल पसंद नहीं था। उसे सख्त नफरत थी अपने सामने आवाज़ उठाने वालों ने से, लेकिन अपनी मॉम को किए हुए प्रॉमिस की वजह से वो कुछ नहीं कर सकता था। इसलिए वो उसे परेशान कर रहा था ताकि वो खुद ये नौकरी से रिज़ाइन कर दे। दानिश ने कॉल करके डेविड को बुलाया। डेविड जब अंदर आया तो उसके हाथों में फाइल्स का ढेर था। डेविड ने उन फाइल्स को टेबल पे ला के रख दिया। दानिश, वो टेबल पे फाइल्स रखी हुई है, उन्हें उठाओ और जाके इन्हें ट्रांसलेट करके हमारे क्लाइंट के लैंग्वेज के अकॉर्डिंग रेडी करो। दिया ने जब इन फाइल्स को देखा तो उस फाइल के ढेर को देख के उसकी आंखें बड़ी हो गई, जिसे दानिश ने भी नोटिस किया, और उसके चेहरे पर फिर से दिया को फ्रस्ट्रेट देख न दिखने वाली स्माइल छा गई। दानिश, मुझे कल सुबह तक ये फाइल्स कंप्लीट चाहिए, समझी? नाउ यू कैन गो। पता नहीं क्यों लेकिन बॉस आजकल बच्चों जैसी हरकतें करते रहते हैं। पता नहीं बच्चों की तरह दिया को परेशान करके इन्हें क्या मिलता है। आज से पहले ऐसी हरकतें करते नहीं देखा मैंने इन्हें। हमेशा तो इतने सीरियस रहते हैं लेकिन दिया को परेशान करने के लिए पता नहीं बच्चों वाली ट्रिक्स कहाँ से लाते हैं। डेविड ने अपने मन में सोचा। दानिश, तुम वहाँ खड़े होने आए हो या कुछ इन्फॉर्मेशन भी लाए हो? डेविड सीरियस होते हुए, बॉस वो लोग जल्द से जल्द लड़कियों का कंसिगमेंट यहाँ से शिफ्ट करने वाले हैं, हमें मुझे लगता है हम अपने प्लान के साथ रेडी हो जाना चाहिए। दानिश, हम ठीक है, तैयारी करो। डेविड, ऑग बॉस कह के डेविड केबिन से बाहर चला जाता है। वालिया इंडस्ट्री जीईई। पार्थ, गौरव मनोज खट्टर से मेरी मीटिंग फिक्स करो, मुझे उससे मिलना है। गौरव, मनोज खट्टर जो अपकमिंग फिल्म टशन के डायरेक्टर है, जिसका ऑडिशन चल रहा है। हम, पार्थ ने कहा। गौरव, ऑक्सो हो जाएगा, कह के वो बाहर चला गया। ई रीत आज ऑफिस से छुट्टी की वजह से अपने कॉलेज आई थी अपने असाइनमेंट्स जमा करने और कुछ जरूरी लेक्चर्स अटेंड करने के लिए। क्लासेज के बाद रीत अपने भाई से मिलने हॉस्पिटल जाने वाली थी, लेकिन कॉलेज से बाहर जाने से पहले ही रीत को निशी और उसकी दो चमचियां रोक लेती है। निशी रीत को रोकते हुए कहती है, सो मिस महारानी, कहाँ जाने की जल्दी में हो? घर से क्या निकाला तुम्हें? तुम्हारे पर कुछ जायद ही निकल आए गई, इसीलिए इधर से उधर फुदक कुछ ज्यादा ही रही हो तुम। हम, क्या घर से निकल दिया? तो फिर ये नौकरानी आजकल कहाँ रह रही है? निशी की चमचियों में से एक ने कहा। निशी, वही तो मुझे भी जानना है कि आखिर ये आजकल रह कहाँ रही है। कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम हमारे परिवार की इज्जत को मिट्टी में मिला रही हो? अपने किसी बॉयफ्रेंड के साथ तो नहीं रह रही हो? ओह माय गॉड, मतलब इसीलिए इसने इतनी आसानी से तुम्हारा घर छोड़ दिया?
और अब अपने बॉयफ्रेंड के साथ रह रही है। निशी की दूरी चमची ने चिल्लाते हुए जानबूझ के सबको सुनाने के लिए कहा। और ऐसा ही हुआ भी, सबका ध्यान उन सब की तरफ हो गया। रीत तो बिना कुछ बोले बस चुपचाप ये सब सुन रही थी। हमेशा की तरह आज भी वो चुपचाप ये निशी की सारी बातें सुन रही थी। शायद कुछ आदतें छोड़ने में वक्त लगता है, जिसकी हिम्मत अभी रीत में नहीं आई थी। और यही देख के निशी की हिम्मत बढ़ती जा रही थी, और वो बड़े ही एटीट्यूड के साथ अपने हाथों को क्रॉस करते हुए रीत के सामने खड़ी होकर उसकी इंसल्ट करने के लिए तैयार थी। तो गाइज, अब आप लोग ही बताइए कि क्या आप लोग रीत को निशी को जवाब देना चाहिए? क्या आप लोग उसके कैरेक्टर को स्ट्रॉन्ग देखना चाहते हैं? अगर हाँ तो कमेंट में ज़रूर बताएं। क्या होने वाला है हमारी कहानी के आगे जाने के लिए बने रहे हमारे साथ। चैप्टर 43 रीत की दोस्त दिया की खुराफात। रीत आज ऑफिस से छुट्टी की वजह से अपने कॉलेज आई थी अपने असाइनमेंट्स जमा करने और कुछ ज़रूरी लेक्चर्स अटेंड करने के लिए। क्लासेज के बाद रीत अपने भाई से मिलने हॉस्पिटल जाने वाली थी, लेकिन कॉलेज से बाहर जाने से पहले ही रीत को निशी और उसकी 2 चमचियाँ रोक लेती है। निशी रीत को रोकते हुए कहती है, सो मिस महारानी, कहाँ जाने की जल्दी में हो? घर से क्या निकाला तुम्हें? तुम्हारे पर कुछ जायद ही निकल आए गई, इसीलिए इधर से उधर फुदक कुछ ज़्यादा ही रही हो तुम। हम क्या घर से निकल दिया? तो फिर ये नौकरानी आजकल कहाँ रह रही है? निशी की चमचियों में से एक ने कहा। निशी, वही तो मुझे भी जानना है कि आखिर ये आजकल रह कहाँ रही है। कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम हमारे परिवार की इज्जत को मिट्टी में मिला रही हो? अपने किसी बॉयफ्रेंड के साथ तो नहीं रह रही हो? ओह माय गॉड, मतलब इसीलिए इसने इतनी आसानी से तुम्हारा घर छोड़ दिया और अब अपने बॉयफ्रेंड के साथ रह रही है? निशी की दूरी चमची ने चिल्लाते हुए जानबूझ के सबको सुनाने के लिए कहा। और ऐसा ही हुआ भी, सबका ध्यान उन सब की तरफ हो गया। रीत तो बिना कुछ बोले बस चुपचाप ये सब सुन रही थी। हमेशा की तरह आज भी वो चुपचाप ये निशी की सारी बातें सुन रही थी। शायद कुछ आदतें छोड़ने में वक्त लगता है, जिसकी हिम्मत अभी रीत में नहीं आई थी। और यही देख के निशी की हिम्मत बढ़ती जा रही थी, और वो बड़े ही एटीट्यूड के साथ अपने हाथों को क्रॉस करते हुए रीत के सामने खड़ी होकर उसकी इंसल्ट करने के लिए तैयार थी। अब आगे ई गुलाब 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 गुलाब। सभी लोग वहां खड़े होके तमाशा देख रहे थे। अरे भाई, यही तो लोगों का फेवरेट काम है ना। तो मिस रीत ऑफ नौकरानी, बताओ भी कि आजकल कहाँ और किसके घर पर है तुम्हारा ठिकाना? वैसे तो तुम बड़ी सती सावित्री बनी फिरती हो, हमारे सामने लड़कों से दूर दूर रहने का नाटक करती हो और पीठ पीछे न जाने कहाँ कहाँ और क्या गुल खिला रही हो कौन जाने। ये सुन रीत ने अपनी आंखें कस के मिच ली और उसकी पकड़ उसके बैग पर कस गई, जैसे उसे ये सब सुन नहीं जा रहा था। रीत बहुत ब्यूटीफुल थी, जिसकी वजह से उसे कॉलेज में बहुत से लड़कों ने प्रपोज किया था, लेकिन रीत ने ये कह के माना कर देती थी कि वो उन्हें बस अपना दोस्त मानती है। ये बात सबको पता थी, और इसी बात से निशी बहुत ज़्यादा चिढ़ती थी। उसकी खूबसूरती से जलती थी। घर में हमेशा उसे परेशान और अपने मॉम डैड से सजा दिलवाती रहती थी, लेकिन कॉलेज में भी उसने उसका जीना दुभर ही कर रखा था। लेकिन कॉलेज में कुछ लोग थे जो रीत को अच्छे से जानते थे और उसे सपोर्ट भी करते थे। रीत स्टडीज़ में बहुत अच्छी थी और वो सबकी हेल्प भी करती थी, यहाँ तक कि सभी उससे अपना प्रोजेक्ट भी बनवाते थे। लेकिन ये काम रीत फ्री में नहीं बल्कि पैसे लेकर करती थी, जिससे उसका खर्चा निकल जाता थे। लेकिन निशी तो उससे अपना प्रोजेक्ट भी हमेशा डरा धमका के ही बनवाती थी। निशी, तो चलो मुझे उसका नाम बताओ जिसके साथ तुम हमारा घर छोड़ के भागी हो। तुम अपने बॉयफ्रेंड की चिंता करो मिस निशी ऑफ छिपकली, पीछे से आते हुए एक लड़की ने कहा। निशी ने जब उसे देखा तो गुस्से से उसे घूरने लगी। लो आ गई इसकी चमची। निशी की चमचियों ने उस लड़की को देखते हुए कहा। ये थी श्रेया, रीत को कॉलेज फ्रेंड। श्रेया ने रीत के बगल में खड़ी होते हुए कहा, तो मिस छिपकली, तुमसे तुम्हारा बॉयफ्रेंड तो संभालता नहीं है और तुम किसी और के बॉयफ्रेंड की खोज खबर रखना क्यों चाहती हो?
अगर रीत का कोई बॉयफ्रेंड है भी तो उससे तुम्हें क्या? या फिर तुम्हें मिर्ची इस बात की लग रही है कि अब रीत को तुम और ज़्यादा परेशान नहीं कर सकती क्योंकि उसने तुम्हारा घर छोड़ दिया है? हम श्रेया ने कहा। निशी दांत पीसते हुए, श्रेया मैं इससे बात कर रही थी तो तुम बीच में क्यों आ रही हो? मेरी तुमसे कोई दुश्मनी नहीं है समझी, इसीलिए साइड हटो, मुझे इससे बात करनी है। तुम जिससे बात कर रही हो वो मेरी दोस्त है, और जो उसका दुश्मन वो श्रेया का भी दुश्मन समझी। इसीलिए पीछे हट वरना ये जो तेरे बाल हवा में झूल रहे हैं ना, इन पर कैंची चलाने में मुझे ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा, समझी? इसीलिए पतली गली पकड़ और यहाँ से फूट, समझी क्या? हम चल कल्ती मार इधर से चल, अब ज़्यादा मच मच मुझे पसंद नहीं, जानती है ना तू? तो इसीलिए इससे पहले तेरा ये थोड़ा देख के मेरा दिमाग खिसके और मैं इससे बिगड़ने पे आऊं, तू यहाँ से भाग के अपना ठो बड़ा बचा। श्रेया ने निशी और उसकी चमचियों को देखते हुए बड़े ही टपोरी एटीट्यूड स्टाइल में उन्हें वहां से भागने को कहा। तो न चाहते हुए भी निशी और उसकी चमचियों को वहां से भागना पड़ा। श्रेया बिल्कुल मस्त मौला लड़की थी। उसका ड्रेसिंग सेंस और स्टाइल भी बिल्कुल टपोरियों और झल्ली टाइप ही था। वो बहुत ही रिच फैमिली से बिलोंग करती थी और उसके फादर कॉलेज के ट्रस्टीज में से एक थे, इसीलिए कोई उससे पंगा भी नहीं लेता था। इसीलिए उसका यहाँ राज भी चलता था। लेकिन वो दिल की बहुत साफ और काइंड हार्टेड थी। सिर्फ बिगड़े और रईस जादों से ही भीड़ के उन्हें सीधा करती थी। मासूमों के लिए तो वो उनकी दोस्त थी और सबसे अच्छी दोस्त वो हमारी रीत की थी। तो भला उसके रहते कैसे हमारी रीत को कोई परेशान कर सकता था? रीत मेरी जान, फाइनली आई एम हैप्पी फॉर यू कि तूने बॉयफ्रेंड बना लिया है और अपने उस चिड़ियाघर जैसे घर की नौकरी से रिजाइन कर दिया। आई एम सो हैप्पी फॉर यू माई जान, माई लव। श्रेया ने रीत को जोर से एक झप्पी और गालों पे एक पप्पी देते हुए कहा। ओह श्रेया, ये क्या कह रही है तू यार? जरा दूर हट, मुझसे गले लगा के मारने का इरादा है क्या? रीत ने बड़ी मुश्किल से कहा, क्योंकि श्रेया ने मारे खुशी के रीत को इतनी जोरों से गले हो लगाया था कि उसे सांस लेने में भी दिक्कत हो रही थी। श्रेया, सॉरी सॉरी। एक्साइटमेंट में कुछ ज़्यादा ही जोर की झप्पी दे डाली। लेकिन मैं कुछ दिनों के लिए कॉलेज नहीं आई तो तूने मुझे बताना भी ज़रूरी नहीं समझा अपने लाइफ के इतने बड़े टर्न के बारे में? ये बहुत बुरी बात है, हाँ, इसके लिए मैं तुझे माफ़ नहीं करने वाली, समझी? मैं तुझे नाराज हूं, अब जब तक तू मुझे अपने बॉयफ्रेंड से मिलवा नहीं देती मैं तुझे माफ़ नहीं करूंगी। श्रेया ने झूठा मूठा नाराजगी जताती हुई कहा। क्या ये क्या बोल रही है? कौन सा बॉयफ्रेंड? कैसा बॉयफ्रेंड? तू भी निशी की तरह मुझे ऐसा वैसा समझती है क्या? क्या तुझे भी सच में लगता है कि मैं बॉयफ्रेंड की वजह से घर छोड़ा है? रीत ने श्रेया की तरफ अपनी नम आंखों से देखते हुए पूछा। श्रेया को उसे देख रियलाइज हो गया कि उसे गलतफहमी हो गई है, जबकि वो कितने अच्छे से जानती है रीत को। लेकिन श्रेया दिल से चाहती थी किरण की लाइफ में कोई आए जो उसकी परवाह करे, उसका साथ दे। और शायद इसीलिए उसने जब निशी के मुंह से बॉयफ्रेंड वाली बात सुनी तो खुशी में किसी भी बात पर ध्यान नहीं दिया। खैर, रीत ने एक एक करके इतने दिनों में उसके साथ क्या हुआ और उसने क्या किया ये सब उसने उसे बता दिया। क्योंकि श्रेया भी पारुल की ही तरह उसका बहुत क्लोज थी और उसका भला चाहने वाली भी। इन्हीं दोनों से तो वो अपने सारे सुख दुख बांटती थी। रीत को आज खुराना हाउस भी जाना था अपना सामान लेने। सिंघानिया इंडस्ट्री जीई दिया इस वक्त किचन में खड़ी हो के दानिश के लिए लंच बना रही थी। इस आदमी ने मुझे समझ क्या रखा है? मैं यहाँ ट्रांसलेटर की जॉब के लिए आई थी, लेकिन इस इंसान ने मुझे अपना नौकर ही बना लिया है और बोलने पे कहता है कि बॉस का ऑर्डर फॉलो करना तुम्हारी ड्यूटी है। मेरी ड्यूटी सिर्फ मेरा जॉब करना है, कुक बन के इसके लिए खाना पकाना नहीं। अरे मैं जल्दी अपने लिए खाना नहीं बनाती, इसकी इतनी मजाल मुझसे अपने लिए खाना बना रहा है। समझता क्या है अपने आप को? इसको तो मैं आज बताती हूँ। बहुत शौक है ना इसे मेरे हाथों का खाना खाने का। सुबह से दिमाग खराब करके रख दिया है मेरा इसने। अब मज़ा आएगा जब ये खाना भस्मासुर के मुंह में जाएगा। ये कह के दिया एक डेविल स्माइल करने लगी और लंच बना के दानिश के केबिन की तरफ बढ़ गई। क्या होगा जब रीत वापस जाएगी खुराना हाउस? क्या करने वाली है दिया दानिश के साथ?
तो क्या होने वाला है आगे जानने के लिए पढ़ते रहिए हमारी कहानी। चैप्टर 44 स्पाइसी लंच विद दिया एंड दानिश। दिया इस वक्त किचन में खड़ी हो के दानिश के लिए लंच बना रही थी। इस आदमी ने मुझे समझ क्या रखा है। मैं यहाँ ट्रांसलेटर की जॉब के लिए आई थी, लेकिन इस इंसान ने मुझे अपना नौकर ही बना लिया है और बोलने पे कहता है कि बॉस का ऑर्डर फॉलो करना तुम्हारी ड्यूटी है। मेरी ड्यूटी सिर्फ मेरा जॉब करना है, कुक बन के इसके लिए खाना पकाना नहीं। अरे मैं जल्दी अपने लिए खाना नहीं बनाती, इसकी इतनी मजाल मुझसे अपने लिए खाना बना रहा है। समझता क्या है अपने आप को इसको, तो मैं आज बताती हूँ। बहुत शौक है ना इसे मेरे हाथों का खाना खाने का। सुबह से दिमाग खराब करके रख दिया है मेरा इसने। अब मजा आएगा जब ये खाना भस्मासुर के मुंह में जाएगा। ये कह के दिया एक डेविल स्माइल करने लगी और लंच बना के दानिश के केबिन की तरफ बढ़ गई। अब आगे ई गुलाब 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 गुलाब। सर योर लंच इज रेडी, दिया ने खाना टेबल पे रखते हुए कहा। दानिश जो फाइल को चेक कर रहा था, उसने टाइम देखा और फाइल बंद करते हुए अपने केबिन से ही अटैच वॉशरूम में जाके हैंड वॉश करके वापस आकर टेबल के सामने सोफे पे बैठ गया। दानिश अपने वक्त का बहुत पाबंद था। वो अपना मील बिल्कुल टाइम पे ही खाना पसंद करता था। उसके बैठते ही दिया ने खाना प्लेट में लगा दिया और उसके आगे कर दिया। दानिश की नज़र अपने प्लेट पर पड़ी। खाना देखने में टेस्टी ही लग रहा था, लेकिन उसने दिया के चेहरे की स्माइल नहीं देखी थी। दिया, क्या हुआ सर? खाना स्टार्ट कीजिए, दिया ने अपने फेस पर एक स्माइल के साथ कहा। इस वक्त उसके मन में क्या चल रहा था दानिश इस बात से अनजान था। दिया वही खड़ी थी, दानिश के खाने का इंतजार बेसब्री से कर रही थी। दानिश ने दिया की तरफ देखा, उसकी बत्ती सी ग्रिन कुछ ज्यादा ही चमक रही थी। दानिश ने भी एक स्माइल के साथ दिया को देखा। दिया, ओ माय गॉड, ये भस्मासुर स्माइल भी करता है। लेकिन सवाल ये है कि क्यों? जब से मैं इससे मिली हूं तब से मैंने उसे अब जाके स्माइल करते देखा है, लेकिन मुझे इसकी इस स्माइल में कुछ गड़बड़ घोटाला लग रहा है। दिया ने मन में कहा। दानिश, मिस दिया, आपने जब इतनी मेहनत से खाना बनाया है तो क्यों ना आप भी बैठ के मुझे इस लंच ने कंपनी दे। दिया का चेहरा अस्टोनिश्ड फेस शॉक भरा था। ये क्या कह रहे हैं सर आप? मैं कैसे आपके साथ? क्यों नहीं, घर और भी तो तुम हमारे साथ बैठ के खाती ही हो न, तो यहाँ क्यों नहीं? और मैं इतना भी पत्थर दिल इंसान नहीं हूँ कि खुद खाऊं और दूसरों को भूखा रखूं, स्पेशली उसे जिसने मेरे लिए इतना टेस्टी खाना खुद अपने हाथों से बनाया है। और वैसे भी डेविड अभी नहीं है और मुझे अकेले खाने की आदत नहीं, दानिश ने कहा। दिया, लेकिन सर मैं आई सेड से डेनिश ने ऑर्डर देते हुए सख्ती से कहा, तो दिया भी तुरंत वही उसके बगल में ही बैठ गई। लो, इससे पहले तुम ही खाओ, कहते हैं ना लेडीज फर्स्ट, मैं अपने लिए खुद सर्व कर लूँगा। दानिश ने खेले अपनी प्लेट दिया की तरफ सरका दी और उसे खाने का इशारा किया। थैंक यू सर, दिया ने दानिश को देख स्माइल के साथ कहा और प्लेट से एक बाइट लेके खाना खाने लगी। दानिश अपने लिए दूसरी प्लेट सर्व करते हुए दिया को भी देख रहा था। सर वो पानी, दिया ने दानिश को देख उसकी साइड पर इशारा किया। दानिश ने एक ग्लास में पानी डाल के दिया को दे दिया। दिया ने हाफ ग्लास पानी पिया और फिर खाने की तरफ अपनी प्लेट को देखने लगी। वॉट हैपेंड, खाना स्टार्ट करो, दानिश ने कहा। दिया, हम और फिर अपनी प्लेट से खाना स्टार्ट किया। दिया, वाओ सर, आपको पता है मुझे कभी कभी खुद पे विश्वास नहीं होता कि मैं इतना अच्छा खाना बनाती हूँ। और आप क्यों ऐसे बैठे हैं, आप भी खाए ना, बहुत टेस्टी खाना बनाया है मैंने, दिया ने अपने मुंह में खाने की एक बाइट लेते हुए कहा। इस वक्त उसके मुंह में खाना भरा हुआ था और वो बोले जा रही थी। वो किसी छोटे बच्चे जैसी लग रही थी। दानिश ने जब दिया को ऐसे खाते हुए देखा तो उसे सब ठीक लगा। उसने दिया को पहले खाने को इसीलिए कहा था ताकि वो चेक कर सके कि खाना उसके लिए सेफ है कि नहीं। बात साफ थी, उसे दिया और भरोसा नहीं था। अनअम्यूज्ड, अब उसे खाना सेफ लगा और दिया भी बड़े चाव के साथ खा रही थी। भूख तो उसे लगी ही थी, तो अब इंतजार किसका, उसने भी निवाला तोड़ के अपने मुंह में रख लिया।
लेकिन कुछ सेकंड्स बाद ही उसकी हाथों की मुट्ठियां कस गई, और इधर दिया मजे से खाते हुए दानिश के फेस एक्सप्रेशंस को नोटिस कर रही थी। दरअसल हुआ ये था कि दिया ने खाना थोड़ा स्पाइसी बनाया था, या कहे कि ज़्यादा ग्रीन यमी फेस स्पाइसी बनाया था। दिया को स्पाइसी खाने से कोई प्रॉब्लम नहीं थी, इतना स्पाइसी खाना तो वो आराम से खा सकती थी। लेकिन बेचारा हमारा दानिश, उसकी हालत तो ऐसी थी कि उससे न निगलते बन रहा था और न ही उगलते। उसे ज़्यादा स्पाइसी खाना नहीं खाया जाता था। बात ये थी कि इतना स्पाइसी खाना होने के बावजूद दिया एक लड़की होकर बड़े आराम से खा रही थी, तो एक मैन होके वो कैसे वो खाना खाने से इनकार कर सकता था। उसका ईगो इस बात की गवाही नहीं दे रहा था, इसीलिए वो अपने फेस पर बिना किसी एक्सप्रेशन के बस एक एक निवाला निगल रहा था। उसकी आंखें इस वक्त बहुत ज़्यादा लाल थी, उसके हाथों की मुट्ठियां कसी हुई थी। चेहरे पर बिना कोई भाव लिए वो बस एक के बाद एक निवाला जल्दी जल्दी खाए जा रहा था, और दिया हैरानी से उसे देखे जा रही थी, उसके खाने के तरीके को, क्योंकि उसने पहले दानिश को बहुत ही सलीके और आराम से खाते हुए देखा था। क्या हुआ सर, आप ठीक तो है? दिया ने दानिश से पूछा, लेकिन दानिश ने बिना कुछ कहे खाना जारी रखा। दिया ने तो बस खाना तीखा रखा था, बस ताकि वो दानिश को थोड़ा सा परेशान कर सके। लेकिन इस वक्त दानिश को इस तरह से देख उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। दिया ने प्लेट दानिश के आगे से हटा ली। दानिश ने गुस्से से उसे घूर के देखा। मुझे लगता है कि खाना आपकी हेल्थ के लिए ठीक नहीं है। आप ये खाए चोको लावा केक, इससे आपको राहत मिलेगी, दिया ने कहा। लेकिन दानिश ने गुस्से से खड़े होते हुए कहा, गेट आउट फ्रॉम हियर। कह के दानिश वॉशरूम में चला गया। उससे तीखा बर्दाश्त नहीं हो रहा था। चैप्टर 45 दानिश किस्ड दिया, इसीलिए वो अपने फेस पर बिना किसी एक्सप्रेशन के बस एक एक निवाला निगल रहा था। उसकी आंखें इस वक्त बहुत ज़्यादा लाल थी, उसके हाथों की मुट्ठियां कसी हुई थी। चेहरे पर बिना कोई भाव लिए वो बस एक के बाद एक निवाला जल्दी जल्दी खाए जा रहा था, और दिया हैरानी से उसे देखे जा रही थी, उसके खाने के तरीके को, क्योंकि उसने पहले दानिश को बहुत ही सलीके और आराम से खाते हुए देखा था। क्या हुआ सर, आप ठीक तो है? दिया ने दानिश से पूछा। लेकिन दानिश ने बिना कुछ कहे खाना जारी रखा। दिया ने तो बस खाना तीखा रखा था, बस ताकि वो दानिश को थोड़ा सा परेशान कर सके। लेकिन इस वक्त दानिश को इस तरह से देख उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। दिया ने प्लेट दानिश के आगे से हटा ली। दानिश ने गुस्से से उसे घूर के देखा। मुझे लगता है कि खाना आपकी हेल्थ के लिए ठीक नहीं है। आप ये खाए चोको लावा केक, इससे आपको राहत मिलेगी, दिया ने कहा। लेकिन दानिश ने गुस्से से खड़े होते हुए कहा, गेट आउट फ्रॉम हियर। कह के दानिश वॉशरूम में चला गया। उससे तीखा बर्दाश्त नहीं हो रहा था। अब आगे ई गुलाब 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 गुलाब। दानिश का माइंड इस वक्त ब्लॉक हो रखा था, उससे तीखा बर्दाश्त नहीं हो रहा था। दानिश ने टैब ओपन करके अपने मुंह में पानी भर के बार बार गॉगल कर रहा था, अपने मुंह पर भी पानी की छींटे मार रहा था। दानिश को तीखा बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होता था, और आज तो उसने इतना तीखा खाना खाया था, जितना उसका मुंह जल रहा था उतना ही उसका दिमाग और दिल भी गुस्से से जल रहा था, जिसकी वजह आज दिया थी। बाहर दिया बार बार वॉशरूम की तरफ ही देखते हुए अपने दुपट्टे के कोने को अपनी उंगली पे मोड़ते हुए केबिन में इधर उधर टहल रही थी। कहीं न कहीं उसे मन में डर भी लग रहा था। फिर उसकी नज़र केक पे पड़ती है। दिया जब भी टेंशन में होती थी तो मीठा खाने की भूख बढ़ जाती थी। दिया ने एक नज़र वॉशरूम की तरफ देखा और फिर जल्दी से बैठ के उसमें से एक पीस केक उठा के जल्दी जल्दी खाने लगती है। वो खाते हुए बार बार वॉशरूम की तरफ भी देख रही थी, और खुद को शांत करने की कोशिश भी कर रही थी। शांत हो जा दिया, शांत हो जा। ठंडे दिमाग से काम ले, इतनी भी बड़ी कोई बात नहीं हुई है। ज़्यादा से ज़्यादा भस्मासुर सुनाएगा, सुन लेना, आखिर गलती भी तो तेरी ही है ना। क्या ज़रूरत थी भूखे शेर के मुंह ने हाथ डालने की, आखिर पड़ गए न लेने के देने। दिया बड़बड़ाई जा रही थी कि तभी दानिश वॉशरूम से बाहर निकलता है।
इस वक्त उसका पूरा चेहरा लाल दिखाई दे रहा था। शायद ही आज से पहले वो ऐसी किसी सिचुएशन में पड़ा हो या किसी की इतनी हिम्मत हुई होगी कि वो दानिश का ऐसा हाल कर पाए। अच्छे अच्छे सिर्फ उसके नाम भर से थर थर कांपते थे, लेकिन आज दिया ने अनजाने में ही फिर से उसके अंदर के खूंखार शेर को जगा दिया था। दिया डरते हुए, सरा पर ये केक खा लीजिए, इससे आपको राहत मिलेगी, दिया ने डरते हुए कहा। दानिश, जिसका सिर इस वक्त गुस्से से फट रहा था, दिया को देखते ही उसके गुस्से की कोई सीमा नहीं थी इस वक्त। सर प्लीज़ आप एक बार ये। इससे पहले कि दिया कुछ और के पाती, दानिश ने गुस्से से उसकी तरफ अपने कदम बढ़ा दिए। दिया दानिश को ऐसे अपनी तरफ आते हुए देख के डर के मारे पीछे जाने लगी। दिया पीछे जाते जाते अब दीवार से सट चुकी थी, पीछे जाने की अब और कोई जगह नहीं थी। सर प्लीज़ आप मेरी बात सुनिए, मैं तो बस आई हैड टोल्ड यू टू गेट द हेल आउट ऑफ हियर, लेकिन तुमने जैसे मारी बातों को अनसुना करने की और मेरी बात ना मानने की, ऑर्डर्स फॉलो ना करने की कसम खा ली है। तुमने जानबूझ के ये किया ना, आज दिन भर का बदला लिया है ना, तुमने खाने में इतनी मिर्च मिला के हाथ, दानिश ने गुस्से से चिल्लाते हुए कहा। दानिश कोई बेवकूफ़ नहीं था, उसने दिया को देखते ही उसकी खुराफात का कहीं न कहीं अंदाजा हो गया था, इसीलिए उसने उसे खाना चखने को कहा था। आखिर इतना बड़ा गैंगस्टर वो ऐसे ही नहीं था। मुझे तकलीफ में देखना चाहती थी ना, तुम बोलो। मुझसे उलझने से पहले तुम्हें मेरे बारे में जान लेना चाहिए था। ये जान लेना चाहिए था कि दानिश सिंघानिया कौन है, तो शायद ऐसा करने से पहले तुम 100 बार सोचती जरूर। बट डोंट वरी, अब मैं ये बात और ये तकलीफ तुम्हें रोज महसूस करवाऊंगा। अब मैं तुम्हें बताता हूँ कि तकलीफ क्या होती है। सो बी रेडी मीज दिया, और तुम्हारी तकलीफ शुरू होती है अभी इसी वक्त से। ऐसा कह के दानिश ने बिना कोई वार्निंग के दिया को दबोच लिया और उसके होठों पर अपने होठ रख दिए। दिया, जो अभी तक डर के दानिश को देखते हुए उसकी सारी बातें सुन रही थी, अचानक से दानिश के इस एक्शन से सुनना पड़ गई थी। उसे तो जैसे कोई होश ही नहीं था कि उसके साथ ये क्या हुआ अभी इस वक्त। जब दानिश ने दिया को उसके होठों पर बीते किया, तब जाके वो अपने ख्यालों से बाहर आए और उसे एहसास हुआ कि उसके साथ क्या हो रहा है। ये महसूस कर उसकी आंखें बड़ी हो गई, झरझर आंसू उसकी आंखों से बहने लगे। वो लगातार दानिश को खुद से दूर करते हुए अपने हाथों से उसे मारे जा रही थी। दानिश को खुद से दूर करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन दानिश टस से मज नहीं हो रहा था, उल्टा उसकी पकड़ दिया पर कसती जा रही थी। दिया ने अभी अभी केक खाया था, जिसकी वजह से उसके मुंह में मिठास का स्वाद था, जिसकी वजह से दानिश के मुंह में भी वो मिठास फील कर सकता था, जो कहीं न कहीं उसके तीखे मुंह को शांत कर रही थी, साथ ही साथ उसके दिमाग को भी। दानिश तो उस किस में खोता ही जा रहा था, वक्त के साथ साथ उसकी किस और ज़्यादा डीप होती जा रही थी। उसने आज तक किसी भी लड़की को किस नहीं किया था, न ही किसी लड़की के इतने करीब गया था, लेकिन आज दिया के इतने करीब आके वो जैसे अपने होश खोने लगा था। लेकिन दिया की हालत सांस ना ले पाने को वजह से अब खराब होने लगी थी, साथ ही साथ अब उसकी हिम्मत भी जवाब दे रही थी। तभी दिया को न जाने क्या सूझा, दिया ने दानिश को जोर से बाइट कर लिया, जिसकी वजह से दानिश को न चाहते हुए भी दिया को छोड़ना पड़ा। दानिश की पकड़ दिया पर ढीले होते ही दिया ने जोर लगा के दानिश को खुद से दूर करने के लिए धक्का दिया। दोनों ही इस वक्त जोर जोर से सांसें ले रहे थे। थोड़ी देर बाद खुद को कंट्रोल करते हुए दिया ने गुस्से से दानिश को घूरा, लेकिन दानिश के चेहरे पर इस वक्त एक डेविल स्माइल थी, मानो वो अपनी जात का ऐलान कर रहा हो। ये देख दिया का खून खौल उठा। तभी चटाक एक जोरदार थप्पड़ की गूंज पूरे केबिन में गूंज उठी, और ये जोरदार थप्पड़ दिया ने दानिश को मारा था, जिससे दानिश का मुंह दूसरी तरफ घूम गया था, और अब दानिश दिया को जान से मार देने वाली निगाहों से घूर रहा था। इस वक्त दोनों की ही आंखों में एक दूसरे का खून कर देने की चाह नजर आ रही थी। चैप्टर 46 पार्थ के ख्यालों में रीत। उसने आज तक किसी भी लड़की को किस नहीं किया था, न ही किसी लड़की के इतने करीब गया था, लेकिन आज दिया के इतने करीब आके वो जैसे अपने होश खोने लगा था। लेकिन दिया की हालत सांस ना ले पाने को वजह से अब खराब होने लगी थी।
साथ ही साथ अब उसकी हिम्मत भी जवाब दे रही थी। तभी दिया को न जाने क्या सूझा। दिया ने दानिश को जोर से बाइट कर लिया, जिसकी वजह से दानिश को न चाहते हुए भी दिया को छोड़ना पड़ा। दानिश की पकड़ दिया पर ढीले होते ही दिया ने जोर लगा के दानिश को खुद से दूर करने के लिए धक्का दिया। दोनों ही इस वक्त जोर जोर से सांसें ले रहे थे। थोड़ी देर बाद खुद को कंट्रोल करते हुए दिया ने गुस्से से दानिश को घूरा, लेकिन दानिश के चेहरे पर इस वक्त एक डेविल स्माइल थी, मानो वो अपनी जात का ऐलान कर रहा हो। ये देख दिया का खून खौल उठा। चटाक, एक जोरदार थप्पड़ की गूंज पूरे केबिन में गूंज उठी, और ये जोरदार थप्पड़ दिया ने दानिश को मारा था, जिससे दानिश का मुंह दूसरी तरफ घूम गया था, और अब दानिश दिया को जान से मार देने वाली निगाहों से घूर रहा था। इस वक्त दोनों की ही आंखों में एक दूसरे का खून कर देने की चाह नजर आ रही थी। अब आगे ई गुलाब 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 फोल्डेड हैंड्स। पार्थ इस वक्त एक होटल के रूम में बैठा हुआ था। वो होटल उसी का था। वालिया इंडस्ट्री के बहुत सारे होटल्स अलग अलग शहरों में थे। इस वक्त पार्थ के सामने मनोज खट्टर बैठे हुए थे, जो जाने माने डायरेक्टर थे, लेकिन उनकी पिछली कुछ फिल्मों के फ्लॉप हो जाने से कोई भी उनकी अपकमिंग फिल्म के लिए प्रोड्यूसर नहीं मिल रहा था, और जो 2 प्रोड्यूसर मिले भी थे तो उनकी इन्वॉल्वमेंट और इंटरफेरेंस फिल्म ने कुछ ज़्यादा ही थी, जिसकी वजह से उन्हें न चाहते हुए भी अपनी फिल्म में चेंजेस करने पड़ रहे थे जो उन्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा था, और ये सब चेंजेस फिल्म के लिए अच्छे नहीं थे। एक बार फिर से फिल्म फ्लॉप जाने का डर उन्हें अंदर ही अंदर सता रहा था। मनोज खट्टर 60 साल के थे। उनका नेचर और पर्सनैलिटी बहुत ही काम और काइंड थी। उन्होंने बहुत ही हिट फिल्में भी दी थी इंडस्ट्री को, लेकिन कहते हैं ना, लोग आपकी 100 अच्छाइयों को भूल जाते हैं, याद रखते हैं तो आपकी एक गलती। और मनोज जी की कुछ फ्लॉप फिल्में ही इस वक्त सभी की नज़रों में चढ़ी हुई थी। पार्थ सोफे पर अपने एक पैर पे दूसरा पैर चढ़ा के बैठा हुए था। उसका एक हाथ सोफे पर और दूसरा उसके चीन पर था। इस पोज में बैठा हुआ वो किसी फिल्मी हीरो से कम नहीं लग रहा था। एक पल के लिए मनोज जी भी कुछ पल के लिए उसे देखने लगे। तभी वो मुस्कुरा के पार्थ से बोले, वैसे आई नो कि आप एक बिजनेसमैन हैं मिस्टर पार्थ, लेकिन अगर कभी भी आपको एक्टिंग का कीड़ा अगर काट जाए तो प्लीज़ आप मुझे ज़रूर बताइएगा। मुझे बहुत खुशी होगी आपको अपनी फिल्म के हीरो के लिए कास्ट करके। लेकिन पार्थ ने उनकी बातों को इग्नोर करते हुए सीधे कहा, मैंने आपको जो ऑफर दिया है उसके बारे में क्या सोचा है आपने? मनोज जी, देखो पार्थ, प्रोड्यूसर्स तो मेरे पास भी है, बस प्रॉब्लम ये है कि मुझे उनके काम करने का तरीका बिल्कुल पसंद नहीं। अगर तुम भी मेरी फिल्म का प्रोड्यूसर बन के मुझे अपने हिसाब से काम करने को कहोगे तो फिर मुझे ये ऑफर। इससे पहले वो कुछ और कहते पार्थ ने कहा, आई डोंट हैव एनी कंडीशंस मिस्टर खट्टर। पार्थ ने सीधे जवाब दिया, मैं बस आपकी इस फिल्म में इन्वेस्ट करना चाहता हूं, वो भी अकेले। आपकी इस फिल्म का प्रोड्यूसर सिर्फ मैं ही रहूंगा। बदले में आप जैसे चाहे वैसे अपनी मर्जी से इस फिल्म को डायरेक्ट कर सकते हैं, जैसा आप चाहे, बिना चेंजेस के। मनोज जी, लेकिन क्यों तुम इस फिल्म में इन्वेस्ट क्यों करना चाहते हो? कहीं अपने भाई की वजह से तो नहीं? आई एम अ बिजनेसमैन मिस्टर खट्टर, और जहां फ़ायदा है वहीं मेरा इन्वेस्टमेंट भी। मुझे आप पर पूरा भरोसा है कि आपकी मेहनत से ये फिल्म मुझे बहुत बड़ा प्रॉफिट देगी। और जहां तक बात रही मेरे भाई की, तो आई एम डैम श्योर कि आप भी उसके टैलेंट को इग्नोर नहीं कर सकते। मुझे मेरे भाई के टैलेंट पर पूरा भरोसा है कि उसे किसी के सपोर्ट की कोई ज़रूरत नहीं है। मेरी ऐसी कोई भी शर्त नहीं है कि आप उसे इस फिल्म में एज अ मेन लीड रोल चूज़ करें। मैं बस ये चाहता हूं कि आप इस फिल्म में उसी को कास्ट करें जो इसके लायक हो। दैट्स इट। मेरी बस एक ही कंडीशन है, इस फिल्म का प्रोड्यूसर मैं हूं, ये बात किसी को पता नहीं चलनी चाहिए। ये बात मेरे और आपके बीच में ही रहेगी। हम ठीक है, मनोज जी ने कहा। उसके बाद पार्थ और उनके बीच कुछ और डिस्कशन के बाद पार्थ वापस से अपने ऑफिस के लिए निकल जाता है। सर, क्या मैं कुछ पूछूं? कार में बैठे गौरव ने पार्थ से पूछा। पार्थ, हम यही ना कि अचानक मैंने इस फिल्म में इन्वेस्ट क्यों किया? पार्थ ने अपने फ़ोन में कुछ ईमेल्स चेक करते हुए ही कहा। गौरव, हैरानी से,
यस सर, लेकिन इन्हें कैसे पता कि मैं यही पूछने वाला हूँ। मन में, पार्थ, एक रीजन तो को जो मैंने मिस्टर खट्टर को बताया। और दूसरा व्योम। गौरव, व्योम, पर आपने तो कहा था कि मैं नहीं चाहता कि किसी की चालाकी और अनफेंस की वजह से उन लोगों से ये मौका छीन जाए जो सच में इस मौके को डिजर्व करते हैं। मैं व्योम की कोई हेल्प नहीं कर रहा इस फिल्म के लिए। अगर वो इस फिल्म के लिए फिट होगा तभी उसे ये फिल्म मिलेगी। जैसा कि मैंने मिस्टर खट्टर से कहा, मैं बस उसके और उन सभी के आगे से उस पत्थर को हटा रहा हूं जो उनके रास्ते में आ रहा था। वो पत्थर कोई और नहीं, साहिल खुराना था। हाँ, तुम ये कह सकते हो कि अगर व्योम इसमें इंटरेस्टेड नहीं होता तो मैं इसके बारे में नहीं सोचता। इसीलिए इस फिल्म में इन्वेस्ट करने की असली वजह तो वही है। गौरव, पर सर आपको कैसे पता कि ये फिल्म चलेगी ही चलेगी? अगर नहीं चली तो? पार्थ ने गौरव की बात का कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन वो अपने पिछले जन्म के बारे में सोचने लगा। जब ये पिक्चर रिलीज हुई थी तब उसकी स्टोरी तो बहुत अच्छी थी, लेकिन इसकी कास्टिंग और कुछ चेंजेस की वजह से ये फिल्म पिट गई थी। ये फिल्म बिल्कुल भी रियलिस्टिक नहीं लग रही थी। इस फिल्म का लेवल मिस्टर खट्टर की बाकी सभी फिल्मों के लेवल से भी गिरा हुआ था, जिसकी वजह से ये फिल्म और इसकी पूरी कास्टिंग टीम बहुत ही ज़्यादा ट्रोल हुए थे। पिछले जन्म की फिल्म की फीडबैक से पार्थ को पता चला था कि ये फिल्म अगर पूरी तरह से डायरेक्टर के कंट्रोल में रहेगी तो पक्का हिट जाएगी। इसीलिए पार्थ ने फिल्म को लेकर कोई भी चेंजेस ये शर्त नहीं रखी थी। पार्थ व्योम की हेल्प नहीं कर रहा था, लेकिन इस बार उसकी करियर के रास्ते में कोई भी रोड़ा ये किसी को भी कोई परेशानी खड़ी करने नहीं देगा। वैसे रंजित की क्या खबर है, उसका कुछ पता चला कि वो कहाँ है आजकल? मैंने तुमसे कहा था ना कि मुझे उसकी सारी अपडेट्स चाहिए, पार्थ ने गौरव से कहा। सर, मैंने अपने आदमियों से कहा है, कल तक हमें उसकी सारी अपडेट्स मिल जाएगी, गौरव ने कहा। पार्थ हम कह के बाहर की तरफ देखने लगा। हमारी नेक्स्ट मीटिंग के लिए तुमने रीत को फाइल रेडी करने के लिए कह दिया है ना? गौरव पार्थ की तरफ देखते हुए, सर ये क्या कह रहे हैं आप? आज आपने ही तो उसे छुट्टी दी थी ना, आप भूल गए? पार्थ याद करते हुए, अरे हाँ, मेरे दिमाग से निकल ही गया था। फिर वो बाहर की तरफ देखने लगता है। उसे कल रात का हॉस्पिटल का सीन याद आने लगा जब रीत को डर लग रहा था। वो रीत के बारे में सोच रहा था। पता नहीं क्यों पर उसकी आंखों के सामने से रीत का वो मासूम चेहरा जा ही नहीं रहा था। रीत की बच्चों की तरह खाना खाना उसकी मासूमियत याद करके अनायास ही उसके चेहरे पर एक मुस्कान छा गई जिसका पता खुद उसे भी नहीं चला। तो क्या होने वाला है आगे हमारी कहानी में जानने के लिए पढ़िए हमारी ये नॉवेल। चैप्टर 47, रीत अगेन इन ट्रबल। दानिश ने पकड़ा दिया का गला। पार्थ ने गौरव की बात का कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन वो अपने पिछले जन्म के बारे में सोचने लगा। जब ये पिक्चर रिलीज हुई थी तब उसकी स्टोरी तो बहुत अच्छी थी, लेकिन इसकी कास्टिंग और कुछ चेंजेस की वजह से ये फिल्म पिट गई थी। ये फिल्म बिल्कुल भी रियलिस्टिक नहीं लग रही थी। इस फिल्म का लेवल मिस्टर खट्टर की बाकी सभी फिल्मों के लेवल से भी गिरा हुआ था, जिसकी वजह से ये फिल्म और इसकी पूरी कास्टिंग टीम बहुत ही ज़्यादा ट्रोल हुए थे। पिछले जन्म की फिल्म की फीडबैक से पार्थ को पता चला था कि ये फिल्म अगर पूरी तरह से डायरेक्टर के कंट्रोल में रहेगी तो पक्का हिट जाएगी। इसीलिए पार्थ ने फिल्म को लेकर कोई भी चेंजेस ये शर्त नहीं रखी थी। पार्थ व्योम की हेल्प नहीं कर रहा था, लेकिन इस बार उसकी करियर के रास्ते में कोई भी रोड़ा ये किसी को भी कोई परेशानी खड़ी करने नहीं देगा। वैसे रंजित की क्या खबर है, उसका कुछ पता चला कि वो कहाँ है आजकल? मैंने तुमसे कहा था ना कि मुझे उसकी सारी अपडेट्स चाहिए, पार्थ ने गौरव से कहा। सर, मैंने अपने आदमियों से कहा है, कल तक हमें उसकी सारी अपडेट्स मिल जाएगी, गौरव ने कहा। पार्थ हम कह के बाहर की तरफ देखने लगा। हमारी नेक्स्ट मीटिंग के लिए तुमने रीत को फाइल रेडी करने के लिए कह दिया है ना? गौरव पार्थ की तरफ देखते हुए, सर ये क्या कह रहे हैं आप? आज आपने ही तो उसे छुट्टी दी थी ना, आप भूल गए? पार्थ याद करते हुए, अरे हाँ, मेरे दिमाग से निकल ही गया था। फिर वो बाहर की तरफ देखने लगता है। उसे कल रात का हॉस्पिटल का सीन याद आने लगा जब रीत को डर लग रहा था। वो रीत के बारे में सोच रहा था।
पता नहीं क्यों पर उसकी आंखों के सामने से रीत का वो मासूम चेहरा जा ही नहीं रहा था। रीत की बच्चों की तरह खाना खाना उसकी मासूमियत याद करके अनायास ही उसके चेहरे पर एक मुस्कान छा गई जिसका पता खुद उसे भी नहीं चला। अब आगे ई गुलाब 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 गुलाब। रीत इस वक्त खुराना हाउस के बाहर खड़ी थी। अंदर जाने में उसे थोड़ी हिचक हो रही थी। वो बस अपना सामान लेने आई थी। लेकिन उसे पता था अंदर जाने पर कोई न कोई बखेड़ा तो जरूर खड़ा होगा। रीत ने एक गहरी सांस लेते हुए अंदर की तरफ अपने कदम बढ़ा दिए। जब वो अंदर गई तो सामने हॉल में तो कोई नहीं था। उसने सोचा कि आराम से किसी को पता लगे बगैर वो अपने रूम में जाके अपना सामान ले लेगी। वो अपने रूम की तरफ जा ही रही थी कि ए लड़की कहाँ अंदर जा रही हो, रुको। ये सुन रीत अपनी आंख मिचते हुए वही खड़ी हो गई जैसे उसकी चोरी पकड़ी गई हो। ए लड़की कहाँ बिना परमिशन के अंदर घुसी चली जा रही हो, हम अंदर कहाँ जा रही हो, बाहर निकालो वरना मैं पुलिस को बुलाऊंगी, समझी। रीत आराम से पीछे मुड़ के देखती है तो उसके सामने एक 30 साल की औरत खड़ी थी जो दिखने में ठीक ठाक ही थी। लेकिन रीत ने उसे पहले यहाँ नहीं देखा तो उसने पूछा, आप कौन हैं, मैंने आपको तो पहले यहाँ कभी नहीं देखा। उसका सवाल सुन वो औरत रीत को अपनी बहुएं उठा के देखती है। और तुम हो कौन हमसे ये सवाल पूछने वाली? हा, हम यहाँ के केयर टेकर है, उस औरत ने घमंड से कहा। क्या? रीत हैरानी से, क्योंकि उसके यहाँ रहते तो किसी केयर टेकर को नहीं रखा था। और तुम कौन हो? उस औरत ने पूछा। ये मेरा घर है, अब मैं यहाँ नहीं रहती, मैं अपना सामान लेने आई हूँ, इसीलिए अपने कमरे में जा रही थी, रीत ने जवाब दिया। वो औरत रीत को ऊपर से नीचे अजीब नज़रों से देखती है क्योंकि रीत के कपड़े थोड़े चीप क्वालिटी के थे और इतने बड़े घर में रहने वाली लड़की ऐसे कपड़े थोड़ी पहनेगी। उसके जैसे कपड़े तो वो भी पहनती थी। अब ये उसे कौन बताए कि इस घर में रीत की हैसियत किसी नौकर से कम नहीं थी। वो या तो निशी और सौम्या के पुराने कपड़े पहनती थी या फिर खुद अपने पैसों से खरीदे हुए कपड़े। अब उसके पास तो इतने पैसे भी नहीं थे कि वो अच्छे क्वालिटी के कपड़े पहन सके। ओह, तो तुम यहाँ की पहले वाली नौकरानी हो, उस औरत ने रीत से कहा। ये सुन रीत को बहुत गुस्सा आया। वो इस घर को और इस घर के लोगों को अपना मानती थी और उसके लिए अपने घर का काम करना कोई बड़ी बात नहीं थी। वो लोग थे जो उसे इस घर का नौकर समझते थे। लेकिन ये वर्ड किसी और के मुंह से सुन के रीत को बहुत बुरा लगा। मैं कोई नौकरानी नहीं हूँ, समझी, इस घर की बेटी हूँ और ये मेरा घर है, समझी आप, रीत ने कहा। ओ, मेरे चेहरे पे क्या बेवकूफ़ लिखा है, उस औरत ने अपने चेहरे की तरफ इशारा करते हुए कहा। जो तुम कहोगी कि इस घर की बेटी हो और मैं मान लूंगी। हाँ, खुद को इनमें देखा है तुमने, खुद को इस घर की बेटी के रही हो, फटीचा कही की, उस औरत ने रीत को नीचा दिखाते हुए कहा। रीत को गुस्सा तो आ रहा था लेकिन वो कुछ नहीं कर सकती थी। उसे अपना सामान लेके जल्द से जल्द यहाँ से निकलना था। देखिए, मैंने कहा न कि मैं अपना सामान लेने आई हूँ, आप चाहे तो मेरे साथ मेरे रूम में चल के देख लीजिए, मैं बस अपना सामान लेके चली जाऊंगी। एक मिनट, तुम कहीं इस घर की भगोड़ी बेटी तो नहीं हो जिसके बारे में आजकल सभी बात करते रहते हैं और मैडम जी भी तुम्हारी वजह से परेशान रहती है। मैं अभी उन्हें बताती हूँ तुम्हारे बारे में, कह के वो औरत रीत की चाची को बुलाने चली गई। उसे जाते हुए देख के रीत जल्दी से अपने रूम की तरफ बढ़ गई। जल्दी जल्दी अपना सारा सामान समेटने लगी। रीत कहाँ मर गई, आखिर उठ आ ही गया पहाड़ के नीचे। हाँ, ये घर छोड़ के तो बड़े शौक से गई थी, अब वापस क्यों आ गई? रीत, जल्दी यहाँ मेरे सामने आओ, रीत की चाची ने गुस्से से चिल्लाते हुए कहा। उसकी नौकरानी ने उसे ये नहीं बताया था कि रीत अपना सामान वापस लेने आई है। उन्हें यही लग रहा था कि रीत आखिरकार घर वापस आ गई। शायद उसका ठिकाना कहीं और नहीं लगा। तब तक रीत भी उनकी आवाज़ सुनकर बाहर आ चुकी थी। तो महारानी कहाँ मर गई थी अब तक? हाँ, इतने दिनों तक कहाँ मुंह काला कर रही थी और अब क्यों यहाँ आए है? चाची ने ताना मरते हुए कहा।
रीत, चाची जी मैं यहाँ बस अपना सामान लेने आई थी। बस जा ही रही हूँ। रीत के मुंह से ये सब सुन के और उसके हाथों में उसका बैग देख के चाची जी का चेहरा तो गुस्से से लाल हो गया था। उन्होंने सोचा था कि रीत घर वापस आ गई है तो उनसे यहाँ रहने के लिए मिन्नतें मांगेगी। उस पर अपना गुस्सा निकल के उसे थोड़ा सबक सिखा के और फिर इस बार उसे अपनी मुट्ठी में कर लेंगी ताकि आगे से कोई वो उनके सामने ना आवाज़ उठा पाए और न ही यहाँ से जाने की सोचे। लेकिन रीत तो यहाँ से हमेशा से जाने के लिए आई है। जब से रीत यहाँ से गई थी उनकी हालत खराब हो रही थी। है छोटी बड़ी चीज़ उन्हें नौकरों को समझाना पड़ता था। वो उन पर पूरी तरह से विश्वास नहीं कर सकती थी। उन्हें वही सामने खड़े होके सारा काम करवाना पड़ता था। जितना गुस्सा वो रीत पर उतरती थी उतना गुस्सा और फ्रस्ट्रेशन वो नौकरों पर नहीं निकाल सकती थी, क्योंकि उन्हें बहुत मुश्किल से एक दो नौकर मिले थे। अगर वो ऐसा करती तो वो भी काम छोड़ के चले जाते। और सबसे बड़ी बात उन्हें रीत को कोई पेमेंट नहीं देनी पड़ती थी, बल्कि यहाँ तो उन्हें नौकरों को अच्छी खासी पेमेंट देनी पड़ रही थी। ये सब सोचते हुए उन्हें रीत पर बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। तुम अपने आप को समझती क्या हो? जब चाहोगी यहाँ आओगी और जब चाहोगी यहाँ से चली जाओगी। हमने क्या कोई सराय खोल रखा है? बचपन से तुम्हें और तुम्हारे भाई को पाला पोसा और अब जब तुम्हारा कांटा निकल गया तो हमारे खंडन का नाम बदनाम करके तुम यहाँ से जाना चाहती हो। ये तो मैं होने नहीं दूंगी, चाची जी ने गुस्से से तिलमिलाते हुए कहा। रीत को सबक सिखाने के लिए और उसे यहाँ रोकने के लिए वो कुछ भी बोले जा रही थी। लगता है बहुत दिन हो गए हैं तुझे सबक सिखाए, इसीलिए तू इतना इतरा रही है। चल तुझे बताती हूँ मैं आज, कहते हुए चाची जी रीत की तरफ बढ़ने लगी। ये देख रीत भी एक पल के लिए डर गई। यही वजह थी कि वो बिना बताए यहाँ से जाना चाहती थी। चाची जी रीत को खींचती हुई अंदर की तरफ जाने लगी। रीत उन्हें रोते हुए रोकने की कोशिश कर रही थी कि तभी उसका फ़ोन जो उसके हाथ में था नीचे गिर गया। चाची जी रीत को अंधेरे कमरे में बंद करना चाहती थी और ऐसा वो अक्सर किया करती थी रीत को पनिश करने के लिए। अब तो उस नौकरानी को भी रीत के लिए थोड़ा बुरा लग रहा था। आखिर हर कोई इन लोगों के तरह निर्दयी नहीं होता। कि तभी किसी की आवाज़ से सबका ध्यान उस तरफ चला गया। स्टॉप इट, जस्ट लीव हर। सिंघानिया इंडस्ट्री ई। दया ने दानिश को अपनी पूरी हिम्मत से थप्पड़ मारा था, जिससे उसका चेहरा दूसरी तरफ घूम गया था। दोनों एक दूसरे की जान ले लेने वाली नज़रों से घूर रहे थे। आपकी हिम्मत कैसे हुई इतनी घटिया हरकत करने की? आपका कोई भी दिन धर्म ईमान है या नहीं? अब तक मुझे लगता था कि आप सिर्फ एक गुस्सैल और घमंडी इंसान है, लेकिन अभी पता चला कि आप एक निहायती घटिया किस्म के इंसान भी है। ऐसी हरकत करते हुए आपने अपनी माँ और अपनी बहन का ख्याल नहीं आया। क्या यही सीखा है आपने अपनी माँ के संस्कारों से? और क्या यही अगर कोई आपकी बहन? इससे पहले कि दिया कुछ और बोल पाती, दानिश ने गुस्से से उसका गला पकड़ लिया। दानिश ने गुस्से से दिया की गर्दन को इतनी जोर से पकड़ा हुए था कि दिया की सांसें ऊपर नीचे हो रही थी। वो दानिश के हाथों से छूटने के लिए चटपटा रही थी, लेकिन दानिश की पकड़ दिया के गले पर इतनी मजबूत थी कि वो उससे खुद को आज़ाद नहीं करवा पा रही थी और चटपटा रही थी। दानिश की आंखें इस वक्त गुस्से से लाल थी। चैप्टर 48 क्रीपी स्माइल पार्थ क्वेश्चंस। कि तभी किसी की आवाज़ से सबका ध्यान उस तरफ चला गया। स्टॉप इट, जस्ट लीव हर। सिंघानिया इंडस्ट्री ई। दया ने दानिश को अपनी पूरी हिम्मत से थप्पड़ मारा था, जिससे उसका चेहरा दूसरी तरफ घूम गया था। दोनों एक दूसरे की जान ले लेने वाली नज़रों से घूर रहे थे। आपकी हिम्मत कैसे हुई इतनी घटिया हरकत करने की? आपका कोई भी दिन धर्म ईमान है या नहीं? अब तक मुझे लगता था कि आप सिर्फ एक गुस्सैल और घमंडी इंसान है, लेकिन अभी पता चला कि आप एक निहायती घटिया किस्म के इंसान भी है। ऐसी हरकत करते हुए आपने अपनी माँ और अपनी बहन का ख्याल नहीं आया। क्या यही सीखा है आपने अपनी माँ के संस्कारों से? और क्या यही अगर कोई आपकी बहन? इससे पहले कि दिया कुछ और बोल पाती, दानिश ने गुस्से से उसका गला पकड़ लिया। दानिश ने गुस्से से दिया की गर्दन को इतनी जोर से पकड़ा हुए था कि दिया की सांसें ऊपर नीचे हो रही थी।
वो दानिश के हाथों से छूटने के लिए चटपटा रही थी, लेकिन दानिश की पकड़ दिया के गले पर इतनी मजबूत थी कि वो उससे खुद को आज़ाद नहीं करवा पा रही थी और चटपटा रही थी। दानिश की आंखें इस वक्त गुस्से से लाल थी। अब आगे ई गुलाब 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 गुलाब। स्टॉप इट, जस्ट लीव हर। ये आवाज़ सुन के सबका ध्यान उस तरफ चला गया। ये आप क्या करने जा रही है? मॉम अपने रूम में बैठी हुई सौम्या को जब बाहर से चिल्लाने की आवाज़ सुनाई दी तो उसने बाहर आके देखा तो उसकी मॉम रीत को खींचती हुई लेकर जा रही थी। ये देख उससे रहा नहीं गया तो उसने उन्हें रोका। सौम्या, तुम इस मामले से दूर रहो। मॉम प्लीज़, ये घर मेरा भी है, इसीलिए यहाँ क्या हो रहा है सही हो रहा है या गलत ये देखना मेरी भी जिम्मेदारी है। और इस वक्त आप जो रीत के साथ कर रही है वो गलत है, इसीलिए छोड़िए उसे। सौम्या ने अपनी मॉम के पास जाते हुए रीत का हाथ उनसे छुड़ाते हुए कहा। सौम्या, तुम रीत की चाची ने सौम्या को गुस्से से कहा। मॉम स्टॉप लुकिंग मी लाइक दैट ऑक। और बाकी यहाँ हो क्या रहा है, कोई मुझे बताएगा? सौम्या ने पूछा। होना क्या है ये तुम्हारी चाहती रीत? हमारी नाक कटवा दी इसने। पता नहीं 2 दिन कहाँ घूम रही थी महारानी, पूरे 2 दिनों तक घर से बाहर थी ये, और आज आई है तो अपना सामान लेने। इसने एक भी बार हम कुछ भी बताना जरूरी नहीं समझा। नौकरी करने लगी है तो इसकी नज़र में कोई कुछ है ही नहीं। चाची जी ने सारा इल्ज़ाम रीत पर ही डालते हुए कहा। सौम्या, रीत अब तुम बताओ कि क्या बात है, क्योंकि मुझे पता है माँ तो हमेशा की तरह नमक मिर्च मसाला लगा के ही बताती है, लेकिन मुझे तुम्हारे मुंह से सुनना है। सोमू दी, मैं खुद ये घर छोड़कर नहीं गई थी। विवान की तबीयत बहुत ख़राब है, उसके इलाज के पैसे के लिए मैंने नौकरी ज्वाइन की है, लेकिन मामी जी ने कहा कि अगर मैं इस घर में रहना चाहती हूँ तो मैं ये नौकरी नहीं कर सकती। मैंने मना किया तो चाची जी ने मुझे घर से बाहर निकल दिया। 2 दिनों से मैं अपनी दोस्त पारुल के साथ उसके हॉस्टल रूम में रह रही थी, लेकिन अब मुझे कंपनी की तरफ से फ्लैट मिल गया है, इसीलिए मैं बस अपना सामान लेने आई थी। रीत ने रोते हुए सारी बात सौम्या को बता दी। ये तो बहुत ही अच्छी बात है रीत, आई एम सो हैप्पी फॉर योर, सौम्या ने रीत से कहा। और मॉम, आपको तो रीत बिल्कुल पसंद नहीं है ना, कोई भी काम वो ढंग से नहीं करती, तो फिर आप उसे इस घर में क्यों रखना चाहती है? जाने दीजिए आप उसे, या फिर आप विवान का इलाज कराने के लिए अगर पैसे देना चाहती है तो कहिए रीत अपनी नौकरी छोड़ के घर पर ही बैठ जाएगी, तब तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी है ना? क्यों, ये सही रहेगा क्या? सौम्या ने अपनी माँ से कहा। ये सुन उसकी मॉम सकपका गई। मैं क्यों पैसे दूंगी? मेरे पास कोई पैसे का पेड़ लगा हुआ है क्या? पहले ही हम लोग इसके बाप का कर्जा चुका रहे हैं और अब इसके भाई का इलाज भी करवाए हम, चाची जी ने मुंह बनाते हुए कहा। तो जब आप इलाज नहीं करवा सकती, पैसे नहीं दे सकती, तो आपको उसे यहाँ रोकने का कोई हक नहीं है मॉम। रीत इस एडल्ट और अब वो अपने फैसले लेने के लिए पूरी तरह से आज़ाद है, इसीलिए अगर रीत यहाँ से जाना चाहती है तो उसे कोई नहीं रोकेगा। रीत, तुम जा सकती हो, सौम्या ने कहा। रीत सौम्या के गले लगते हुए थैंक यू दी, आपने हमेशा मुझे समझा है। सौम्या, इट्स ऑक रीत, तुम जाओ अब, एंड यस, अगर किसी भी चीज़ को कोई भी ज़रूरत पड़े तो मुझे ज़रूर बताना। ऑक, रीत मुस्कुराते हुए ठीक है दी कहते हुए रीत अपना सामान लेके घर से चली जाती है। सोमू, तू पागल हो गई है क्या? तूने उसे यहाँ से जाने क्यों दिया? सौम्या की मॉम ने पूछा। सौम्या ने एक नज़र अपनी मॉम को देखा और फिर वही खड़ी नौकरानी को वहाँ से जाने का इशारा किया तो वो भी वहाँ से चली गई। अब वहाँ सिर्फ सौम्या और उसकी मॉम बची थी। तो क्या करूँ मॉम, आप जो उसके साथ कर रही थी, क्या लगता है आप उसे यहाँ रोक लेती या उसे अपना नौकर बनाती? ज़माना बदल चुका है मॉम, ये टीवी सीरियल्स की जालिम चाची बनना छोड़ के अगर आप उसकी प्यारी और लाचारी चाची बन के उसका गला भी काटती न तो उसे पता नहीं चलता और वो हंसी खुशी आपको अपनी जान भी दे देती। लेकिन आप तो हमेशा की तरह अपने वही पुराने घिसे पीते तरीके लगाती रहती है। मैंने आपसे कितनी बार कहा था कि उसे प्यार से हैंडल किया कीजिए, लेकिन नहीं। अब निकल गई न वो आपके हाथ से, तो अब आप कुछ नहीं कर सकती।
इसीलिए जाने दिया मैंने उसे, क्योंकि वो यहाँ भले न हो लेकिन वो मेरी मुट्ठी में है। मैं उसे जो भी कहूँगी ना वो उसे बहुत ही आराम से बिना किसी सवाल जवाब के करेगी। क्योंकि सौम्या की बात को पूरा करते हुए उसकी मॉम ने कहा, क्योंकि उसकी नज़र में तुम उसकी प्यारी सौम्या दीदी हो, जो हमेशा उसे हम सब से बचाती है, उसे सपोर्ट करती है। सिर्फ उसकी सौम्या दीदी ही इस घर में उसे प्यार करती है। उसकी सौम्या दीदी उसके लिए हम सब के खिलाफ भी चली जाती है। उसकी सौम्या दीदी बहुत प्यारी है। ये कह सौम्या की मॉम उसकी तरफ देखती है तो दोनों एक दूसरे को देखते हुए एक क्रीपी ग्रिन स्माइल करने लगती है। इधर रीत अपने आंसुओं को पूछते हुए सड़क पर अपना बैग लिए चले जा रही थी कि तभी उसके सामने एक लंबी सी कार आके रुकती है और उसमें बैठे शख्स को देख के रीत हैरान हो जाती है, क्योंकि उसमें कोई और नहीं पार्थ बैठा हुआ था। रीत हैरानी से, सर आप यहाँ, पार्थ अंदर आके बैठो, पार्थ ने स्ट्रिक्ट ऑर्डर भरे लहजे में कहा तो रीत आगे कुछ भी नहीं बोल पाए और अपने सामान के साथ अंदर जाके बैठने लगी। आगे नहीं पीछे, पार्थ ने फिर कहा। रीत ने पार्थ को देखा और स्थिर से कुछ भी न बोलते हुए पीछे पार्थ के साथ बैठ गई। ड्राइवर ने उसका सामान पीछे डिग्गी ने रखा दिया। पार्थ, अब बताओ ये तुम्हारा चेहरा इतना लाल क्यों है और ये तुम्हारी आंखें देख के ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम रोई हो? ये सबसे बड़ी बात, ये बैग लेके कहाँ जा रही थी तुम? पार्थ ने एक के बाद सारे सवाल रीत से पूछ डाले। रीत ने अपनी भीगी पलकों से पार्थ को देखा। पार्थ केयर दानिश एंगर, सौम्या की बात को पूरा करते हुए उसकी मॉम ने कहा, क्योंकि उसकी नज़र में तुम उसकी प्यारी सौम्या दीदी हो, जो हमेशा उसे हम सब से बचाती है, उसे सपोर्ट करती है। सिर्फ उसकी सौम्या दीदी ही इस घर में उसे प्यार करती है। उसकी सौम्या दीदी उसके लिए हम सब के खिलाफ भी चली जाती है। उसकी सौम्या दीदी बहुत प्यारी है। ये कह सौम्या की मॉम उसकी तरफ देखती है तो दोनों एक दूसरे को देखते हुए एक क्रीपी ग्रिन स्माइल करने लगती है। इधर रीत अपने आंसुओं को पूछते हुए सड़क पर अपना बैग लिए चले जा रही थी कि तभी उसके सामने एक लंबी सी कार आके रुकती है और उसमें बैठे शख्स को देख के रीत हैरान हो जाती है, क्योंकि उसमें कोई और नहीं पार्थ बैठा हुआ था। रीत हैरानी से, सर आप यहाँ, पार्थ अंदर आके बैठो, पार्थ ने स्ट्रिक्ट ऑर्डर भरे लहजे में कहा तो रीत आगे कुछ भी नहीं बोल पाए और अपने सामान के साथ अंदर जाके बैठने लगी। आगे नहीं पीछे, पार्थ ने फिर कहा। रीत ने पार्थ को देखा और स्थिर से कुछ भी न बोलते हुए पीछे पार्थ के साथ बैठ गई। ड्राइवर ने उसका सामान पीछे डिग्गी ने रखा दिया। पार्थ, अब बताओ ये तुम्हारा चेहरा इतना लाल क्यों है और ये तुम्हारी आंखें देख के ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम रोई हो? ये सबसे बड़ी बात, ये बैग लेके कहाँ जा रही थी तुम? पार्थ ने एक के बाद सारे सवाल रीत से पूछ डाले। रीत ने अपनी भीगी पलकों से पार्थ को देखा। अब आगे ई गुलाब 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 गुलाब। रीत की आंखों में आंसू देख पार्थ को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। पार्थ ने ये देखा तो उसका हाथ अपने आप रीत के सिर पर चला गया। पार्थ ने धीरे से रीत के बालों को सहलाया। तुम ठीक तो हो ना? तुम्हें इस वक्त घर पे होना चाहिए था, आराम करना चाहिए था, तुम्हारी तबीयत पहले से ही ठीक नहीं है। पार्थ इस वक्त रीत को किसी छोटे बच्चे की तरह बहुत ही प्यार से ट्रीट कर रहा था। पार्थ किसी होटल में अपनी मीटिंग अटेंड करके वापस अपने अब घर ही जा रहा था कि उसे रास्ते में रीत अपना बैग लेके चलते हुए नजर आए। पार्थ उसे रोड पे देख हैरान हो गया। उसके हिसाब से तो रीत को इस वक्त अपने फ्लैट पे आराम करना चाहिए था, तो वो यहाँ रोड पर क्या कर रही थी? पार्थ ने उसी वक्त ड्राइवर से के कार रीत के पास ले जाने को कहा। पार्थ की इस तरह से केयर देख रीत का दिल भर आया। एक तो वो पहले से ही रो रही थी, ऊपर से पार्थ का केयरिंग नेचर उसे किसी अपनेपन का एहसास करा रहा था। रीत से अब बर्दाश्त नहीं हुआ। उसका मन इस वक्त रोने का कर रहा था। रीत ने अचानक से पार्थ को गले लगा लिया। रीत इस वक्त सुबक सुबक के रो रही थी। उसकी आंखों से झरझर आंसू बह रहे थे। खुराना हाउस को छोड़ के जाना रीत के लिए भी आसान नहीं था।
वो घर उसके माता पिता का था, जहां उनकी याद थी। उसने कभी नहीं सोचा था कि उसे उसी के घर से इस तरह से निकाला जाएगा। ये वो खुद उस घर को कभी छोड़ेगी। अपनी चाची के बिहेवियर को याद करके उसे बहुत रोना आ रहा था। आज अगर मॉम डैड जिंदा होते तो उसके साथ ऐसा कभी नहीं होता। यही सब बातें रीत के दिल में चुभ रही थी। इस वक्त उसे किसी के कंधे की जरूरत थी, जिस पर सिर रख के वो रो सके। पार्थ भी अचानक से रीत के ऐसे गले लगने कुछ पल के लिए हैरान हो गया, लेकिन जब उसने रियलाइज किया कि रीत शायद रो रही है, तो उसने उसे खुद से दूर नहीं किया बल्कि प्यार से उसके रिलैक्स फील करवाने के लिए उसके बालों को सहलाने लगा। कुछ देर बाद जब रीत शांत हुई तब उसे एहसास हुआ कि इस वक्त वो पार्थ के गले लगी हुई है। वो जल्दी से पार्थ से दूर हो गई। आई एम सॉरी सर, रीत ने हड़बड़ाते हुए कहा। पार्थ, इट्स ऑक, कभी कभी ऐसा होता है। ऊपर से तुम्हारी तबीयत भी ठीक नहीं है। तो बताओ, कहाँ गई थी तुम जो तुमने अपना ये हाल बना रखा है? हम पार्थ ने पूछा। रीत, वो मैं अपने घर गई थी, वहां से सामान लाने। ये कहते हुए रीत ने अपनी गर्दन झुका रखी थी और अपने हाथों की उंगलियों को आपस में उलझा रखा था। पार्थ, मुझे पूरी बात जाननी है रीत। कहते हुए पार्थ का ध्यान रीत के हाथों पर गया, जहां उसकी चाची के पकड़ने की वजह से लाल पड़ गया था। साफ पता चल रहा था कि उसके हाथों को किसी ने जोर से पकड़ा और नाखूनों से नोचा था। ये देख पार्थ ने ड्राइवर से फर्स्ट एड किट मांगी। रीत, कुछ नहीं, बस वो चचीबजी के साथ थोड़ी बहस हो गई थी। रीत को अभी ये नहीं पता चला था कि पार्थ की नज़र उसके हाथों की चोट पर पड़ गई है। रीत को इस चोट से ज़्यादा फर्क नहीं पड़ रहा था, क्योंकि ये सब उसके लिए पहली बार नहीं था। पहले भी उसे इससे ज़्यादा चोटें लगी थी, और उस वक्त उसका ध्यान रखने वाला भी कोई नहीं था, ना ही कोई उसकी चोटों पर मलहम लगाने वाला। रीत अभी बोल ही रही थी कि पार्थ ने उसका हाथ अपने हाथों में लेते हुए उस पर दवाई लगाने लगा। पार्थ के अचानक के इस एक्शन से रीत सा आधा पर प्यार की मात्रा छोटी ही जड़ी हो गई। रीत, सर ये आप क्या? रीत के मुंह से दर्द भरी सिसकी निकल गई, क्योंकि पार्थ उसकी चोटों पर दवाई लगा रहा था। रीत की चीख सुनकर पार्थ ने उसकी चोट पर फूंक मार के फिर से दवाई लगाने लगा। रीत ने जब ये देखा तो उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या ये इंसान उसका बॉस है, जिसके बारे में सब कहते हैं कि वो बहुत ही ज़्यादा गुस्सैल, अगडू और हिटलर टाइप का है। ऐसी बातें उसने ऑफिस में लोगों के मुंह से सुनी थी, लेकिन इस वक्त पार्थ को ऐसा करते देख उसे वो सभी बातें झूठ लग रही थी। रीत बस एकटक पार्थ को देखे जा रही थी। इस वक्त दोनों बहुत पास बैठे हुए थे। रीत को पार्थ का चेहरा बिल्कुल साफ साफ दिखाई दे रहा था। उसकी नशीली आंखें, उसकी पलकें, उसकी नाक, उसके होठ, रीत एक एक करके उसके सारे फेशियल फीचर्स देख रही थी। पार्थ को अपने इतने पास देख रीत के दिल की धड़कन बढ़ गई। रीत का माइंड जैसे ब्लैंक सा हो गया था। ओह रीत, ये क्या कर रही है तू? वो तेरे बॉस है, तू उन्हें कैसे घूर सकती है? मन में ऐसा कहते हुए रीत ने अपनी आंखें कस के बंद कर ली। पार्थ ने जब रीत को ऐसे आंखें बंद किए हुए देखा तो उसे लगा कि रीत को दर्द हो रहा है। पार्थ समझ चुका था कि रीत के साथ क्या हुआ है, लेकिन रीत उसे पूरी बात नहीं बताएगी ये भी उसे पता था। इसीलिए पार्थ ने उससे ज़्यादा कुछ नहीं पूछा। पार्थ, अब तुम्हें कैसा महसूस हो रहा है? रीत, अपनी जगह ठीक से बैठते हुए। अब मैं ठीक हूँ सर, मैं कल से ऑफिस आ जाऊंगी। पार्थ, हम ठीक है। वैसे भी कौन सा तुम्हें छुट्टी मिलने पर घर पर आराम कर लिया। पार्थ को रीत के लिए बहुत बुरा लग रहा था। उसके बस में होता तो वो उसके परिवार वालों को अच्छा सबक सिखाता, लेकिन उसका रीत पर कोई हक नहीं था, ऐसा पार्थ को लगता है। सच्चाई तो हम पता है ना, रिलीव्ड फेस। पार्थ ने रीत को उसके फ्लैट पे ड्रॉप किया। रीत ने उससे हिचकिचाते हुए अंदर आने को कहा, क्योंकि ये फ्लैट तो उसी ने दिया था, अगर वो उसे अंदर आने को नहीं कहती तो। इसीलिए रीत ने फॉर्मेलिटी के लिए पूछा ही लिया। मन में उसे भी पता ही था कि पार्थ मना कर देगा। आखिर इतना बड़ा कंपनी का मालिक भला क्यों एक एम्प्लॉय के घर आने लगा। फिलहाल तो पार्थ ने भी उसे कभी और आने को कह के चला गया।
रीत वही खड़े रह के पार्थ की कार को तब तक देखती रही जब तक वो उसकी आंखों से ओझल नहीं हो गया। पता नहीं क्यों पर इस वक्त रीत के चेहरे पर एक सुकून नजर आ रहा था। वो हल्का मुस्कुरा के अपने फ्लैट की तरफ बढ़ गई। सिंघानिया इंडस्ट्री ई। दानिश ने दिया का गला दबा रखा था। दिया उसके हाथ को हटाने को कोशिश कर रही थी, लेकिन दानिश की ताकत के आगे वो असहाय थी। दानिश पे इस वक्त जैसे गुस्से से खून सवार था। दिया खुद को बचाने की पूरी कोशिश कर रही थी, अपने हाथ पैर चला रही थी, अपने नाखूनों को दानिश के हाथों में गड़ा रही थी, नोच रही थी, लेकिन दानिश को कोई फर्क नहीं पड़ा। काफ़ी स्ट्रगल करने के बाद दिया ने अब खुद के बचने की उम्मीद अब छोड़ दी थी। ओह कि तभी बाहर से डेविड अंदर आते हुए कहता है, बॉस वो हमारी अगली मीटिंग। उसने इतना ही कहा था कि सामने का नज़ारा देख उसके होश उड़ जाते हैं। बॉस आप ये क्या कर रहे हैं, प्लीज़ छोड़िए उसे। डेविड ने जल्दी से दानिश के पास जाते हुए उसका हाथ पकड़ के खींचने की कोशिश की, लेकिन दानिश की पकड़ इतनी मजबूत थी कि वो भी दिया को उससे आज़ाद नहीं करवा पा रहा था। तभी डेविड को कुछ याद आया। उसने जल्दी से जाके साइड ड्राइवर से एक इंजेक्शन निकाला और जल्दी से लाके दानिश के गले में इंजेक्ट कर दिया, जिससे कुछ ही मिनटों में दानिश की पकड़ दिया पे ढीली पड़ गई और वो बेहोश होके गिरने ही वाला था कि डेविड ने उसे पकड़ लिया और आराम से सोफे पर लिटा दिया। दिया जो अभी अभी दानिश के चंगुल से छूटी थी, लंबी लंबी सांसें ले रही थी, खुद को स्टेबल कर रही थी। अगर कुछ और सेकंड दानिश ने और दिया की गर्दन को नहीं चोदा होता तो आज उसके प्राण पखेरु उड़ गए होते। दिया की आंखों में आंसू आ चुके थे। डेविड ने दानिश को अच्छे से सोफे पे लिटा के दिया की तरफ देखा, जिसका हाल इस वक्त बेहाल हो रखा था। डेविड ने उसे एक ग्लास पानी दिया। दिया ने जब वो ग्लास का पानी लेने के लिए अपना हाथ बढ़ाया तो उसके हाथ कांप रहे थे। उसका चेहरा ऐसा हो गया था मानो उसमें से सारा खून किसी ने निचोड़ लिया हो, जिससे उसका चेहरा पीला हो गया हो। डेविड ने फिर खुद ही अपने हाथों से दिया को पानी पिलाया। दिया का गला इस वक्त सूख गया था, जिसकी वजह से उसने पूरे ग्लास का पानी खत्म कर दिया, लेकिन उसकी आंखों से आंसू बहन अभी तक बंद नहीं हुआ था। वो मौत को छूकर वापस आई थी। उसने इतने करीब से अपनी मौत को देखा। आज तक उसके साथ ऐसा कभी नहीं हुआ था। दिया क्या तुम ठीक हो? डेविड ने पूछा, लेकिन दिया ने कोई जवाब नहीं दिया, क्योंकि अभी भी वो सदमे में थी और दूसरा उसका गला दर्द कर रहा था, जिससे वो चाहकर भी कुछ बोल नहीं पा रही थी। डेविड को उसकी हालत देख बहुत बुरा लग रहा था, लेकिन वो कुछ नहीं कर सकता था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अचानक ये सब क्या और कैसे हो गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। डेविड ने जल्दी से आर्यन को कॉल किया। आर्यन डैनिश उर्फ डैनी का बेस्ट फ्रेंड है। दानिश के फ्लो पर ही उसका रूम भी बना हुआ था। वहां लेकर डेविड ने उसे लेटा दिया। जब तक इंजेक्शन का असर खत्म महीना जाता डैनिश को होश नहीं आने वाला था, और कुछ ही देर में आर्यन भी यहां आने ही वाला था। इसीलिए डेविड ने दिया को उसकी हालत देखते हुए फिलहाल घर ले जाना ही ठीक समझा। चैप्टर 50 रेजिग्नेशन। डेविड ने दानिश को अच्छे से सोफे पे लिटा के दिया की तरफ देखा, जिसका हाल इस वक्त बेहाल हो रखा था। डेविड ने उसे एक ग्लास पानी दिया। दिया ने जब वो ग्लास का पानी लेने के लिए अपना हाथ बढ़ाया तो उसके हाथ कांप रहे थे। उसका चेहरा ऐसा हो गया था मानो उसमें से सारा खून किसी ने निचोड़ लिया हो, जिससे उसका चेहरा पीला हो गया हो। डेविड ने फिर खुद ही अपने हाथों से दिया को पानी पिलाया। दिया का गला इस वक्त सूख गया था, जिसकी वजह से उसने पूरे ग्लास का पानी खत्म कर दिया, लेकिन उसकी आंखों से आंसू बहन अभी तक बंद नहीं हुआ था। वो मौत को छूकर वापस आई थी। उसने इतने करीब से अपनी मौत को देखा। आज तक उसके साथ ऐसा कभी नहीं हुआ था। दिया क्या तुम ठीक हो? डेविड ने पूछा, लेकिन दिया ने कोई जवाब नहीं दिया, क्योंकि अभी भी वो सदमे में थी और दूसरा उसका गला दर्द कर रहा था, जिससे वो चाहकर भी कुछ बोल नहीं पा रही थी। डेविड को उसकी हालत देख बहुत बुरा लग रहा था, लेकिन वो कुछ नहीं कर सकता था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अचानक ये सब क्या और कैसे हो गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे।
डेविड ने जल्दी से आर्यन को कॉल किया। आर्यन डैनिश उर्फ डैनी का बेस्ट फ्रेंड है। दानिश के फ्लो पर ही उसका रूम भी बना हुआ था। वहां लेकर डेविड ने उसे लेटा दिया। जब तक इंजेक्शन का असर खत्म महीना जाता डैनिश को होश नहीं आने वाला था। और कुछ ही देर में आर्यन भी यहां आने ही वाला था। इसीलिए डेविड ने दिया को उसकी हालत देखते हुए फिलहाल घर ले जाना ही ठीक समझा। अब आगे ई गुलाब 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 गुलाब। दिया चलो घर चलते हैं। तुम ठीक नहीं लग रही हो, डेविड ने कहा। डेविड ने एक दो बार उसे आवाज लगाई, लेकिन दिया ने कोई रिस्पॉन्स नहीं किया। दिया, डेविड ने उसे हाथ पकड़ के उठाते हुए कहा। तब जाके उसे होश आया। लेकिन दिया ने डेविड से हाथ छुड़ाते हुए कहा, वो सब क्या था डेविड भाई? डेविड, क्या क्या था? वही सब जो हुआ, आपको पता है उस एक पल में मैंने जीने की इच्छा छोड़ दी थी। मैं आगे दिया कुछ बोल पाती। डेविड ने दिया को आराम से सोफे पर बैठते हुए उससे आराम से कहा, दिया शांत हो जाओ और मुझे बताओ कि क्या हुआ था। आखिर ऐसी कौन सी बात हो गई जिससे बॉस का गुस्से का पॉइंट ट्रिगर हो गया? बताओ मुझे। दिया ने नम आंखों से डेविड की तरफ देखा और आज जो कुछ भी हुआ वो सब उसने डेविड को बता दिया। डेविड ने ये सब सुन के एक गहरी सांस ली और आगे बोला, दिया मेरी बात सुनो। कुछ साल पहले बॉस का एक एक्सीडेंट हुआ था जिसमें उनके दिमाग पर चोट लगी थी और कुछ कॉम्प्लिकेशंस की वजह से उनके ब्रेन की एक नस वीक हो गई थी। जब भी उन्हें गुस्सा आता है, अगर वो गुस्सा एक लेवल के ऊपर चला जाता है तो फिर बॉस के उस गुस्से को संभालना नामुमकिन हो जाता है। सामने कोई भी हो उनके गुस्से का उस गुस्से में उन्हें कुछ भी समझ नहीं आता। और वैसे भी गुस्सा तो किसी को भी आता है तो वो इंसान सही गलत सब भूल जाता है। लेकिन बॉस का गुस्सा इस हद तक सिर्फ उनके ब्रेन में कॉम्प्लिकेशंस की वजह से हुआ। इसीलिए इस मैटर में उनकी गलती नहीं है, यही कहना चाहते हैं आप? दिया ने डेविड को देखते हुए कहा, आप कहना चाहते हैं कि मैं आज जो कुछ भी हुआ वो सब भूल जाऊं जस्ट बिकॉज इन सब की वजह से? नो, दिया ने खड़े होते हुए कहा, मैं अब और इस साइको इंसान के साथ काम नहीं कर सकती। दिया, डेविड ने गुस्से से कहा, आपको गुस्सा आ रहा है जानती हूं, लेकिन आपने बॉस सिर्फ अपनी ईगो में जीते हैं। मैंने अनजाने में उनके ईगो को हर्ट कर दिया तो वो मुझ पे अपनी खुन्नस निकलने लगे। और आज लंच के टाइम पर, और जब उन्हें तीखा बर्दाश्त नहीं हो रहा था तो उन्हें उसे खाने की क्या ज़रूरत थी? लेकिन नहीं, उन्हें मेरे सामने ये बात एक्सेप्ट करने में शर्म आ रही थी, है ना? और फिर उनके गुस्से की वजह से आज मेरी जान जाते जाते बची। लेकिन मुझे मेरी जान बहुत प्यारी है। मैं अब और इस कंपनी में काम नहीं कर सकती। आई कांट। ये कहते हुए दिया केबिन से बाहर चली गई। दिया मारने से नहीं डरती थी, वो कोई डरपोक नहीं थी, लेकिन दानिश के अजीब बिहेवियर और आज के उसके इस इंसिडेंट की वजह से वो उसकी शक्ल नहीं देखना चाहती थी। उसके लिए किसी लड़के का उसे किस करना बहुत बड़ी बात थी। आगे चल के दानिश अपने गुस्से में उसके साथ कुछ भी कर सकता था। यही सब सोचते हुए उसने रिज़ाइन करने का फैसला लिया। नेक्स्ट मॉर्निंग वालिया हाउस पार्थ और ऋषि हॉल में बैठ के कुछ डिस्कशन कर रहे थे। तभी कृति और व्योम एज यूजुअल लड़ते झगड़ते वहां आके इधर उधर भाग रहे थे। व्योम उसके पीछे भाग रहा था और कृति आगे। व्योम, कृति तुम दोनों कब सुधरोगे? इतने बड़े हो गए हो और अभी भी बच्चों जैसी हरकतें हैं तुम्हारी। शांति से बैठ जाओ, किचन से बाहर आते हुए कविता जी ने कहा। ओह माय गॉड डैड, आप तो क्या लग रहे हैं? व्योम ने रूम से बाहर आते हुए अपने डैड को देखते हुए कहा। उसके कहने से सबकी नज़र उस तरफ चली गई जिस तरफ से सौरभ जी आ रहे थे। सौरभ जी ने आज ऑफिस जाने के लिए फॉर्मल सूट कैरी किया हुआ था। आज बहुत सालों बाद वो ऑफिस जाने के लिए तैयार हुए थे, इसीलिए रोज से आज कुछ अलग रहे थे। सौरभ जी को देख के कोई उनकी उम्र का अंदाजा नहीं लगा सकता था। वो डेली जॉगिंग करते थे, आज भी वो बिल्कुल फिट थे। उन्हें ऐसे देख सबके चेहरों पर स्माइल आ गई। आज घर पे मामी जी और आकांक्षा नहीं थे, सिर्फ वालिया परिवार ही मौजूद था।
पार्थ ने जब अपने डैड को देखा तो अपनी जगह से खड़े होते हुए उनके पास जाते हुए कहा, यू आर लुकिंग नाइस डैड। पार्थ ने उन्हें देखते हुए कहा तो सौरभ जी ने भी हल्की स्माइल के साथ उसे देखा। डैड चलिए ब्रेकफास्ट करते हैं, फिर आपको ऋषि भाई के साथ आज ऑफिस भी तो जाना है ना, कृति ने कहा। वैसे मेरे पास आप लोगों को देने के लिए एक न्यूज है, व्योम ने सबसे कहा। तो सभी उसकी तरफ देखने लगे। कल रात से ही एंटरटेनमेंट सर्किल में एक न्यूज बाहर आई है कि मिस्टर मनोज खट्टर ने अपनी अपकमिंग पिक्चर के प्रोड्यूसर को बदल दिया है। मतलब, ऋषि ने पूछा। मतलब ये कि जो प्रोड्यूसर्स पहले थे मिस्टर खट्टर ने उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट तोड़ के किसी और कंपनी के साथ कोलैबोरेट किया है। और अब कहा जा रहा है कि इस फिल्म के सारे डिसीजन वो खुद अपनी मर्जी और बिना किसी चेंजेस के करेंगे। इसका मतलब कि अब इस फिल्म में मेरा भी चांस है कि मैं इसमें की रोल के लिए चुन लिया जाऊं। कल जब भाई ने कहा था तो मेरा मन तो नहीं था लेकिन ऑडिशन देने का, लेकिन अब मैं ये ऑडिशन जरूर दूंगा, व्योम ने स्माइल करते हुए कहा। ये सब सुन के सभी खुश थे लेकिन पार्थ के चेहरे पर कोई एक्सप्रेशन नहीं थे। वो आराम से अपना नाश्ता कर रहा था। खुराना हाउस ई जहां ये न्यूज़ सुन के व्योम और उसके जैसे एक्टर्स खुश थे कि अब फेयर कास्ट सेलेक्ट इन होगा, वही साहिल ने ये खबर सुन के अपने कमरे में गुस्से में आकर तोड़फोड़ मचा रखी थी। नो नो नो, ऐसा नहीं हो सकता, मेरी पूरी प्लानिंग बर्बाद कर दी। किसने किसने किया ये सब? आखिर बको है वो जिसने उस खट्टर के साथ मिलके कोलैबोरेट किया है। मेरी सारी मेहनत पे पानी फेर दिया इस इंसान ने। लेकिन नहीं, मैं हार नहीं मानूंगा, ये फिल्म तो मुझे ही मिलेगी। बाय हुक और बाय क्रुक, साहिल ने जुनून से कहा। सिंघानिया इंडस्ट्री जी दिया आज ऑफिस नहीं आई थी। दानिश ने डेविड से पूछा तो उसने बताया कि कल की वजह से दिया ने ये जॉब छोड़ने का फैसला लिया है। ये सुन दानिश ने एक ईवल स्माइल करते हुए कहा, इस लड़की को क्या लगता है इतनी आसानी से यहाँ से चली जाएगी? यहाँ आने वाला इंसान आता अपनी मर्जी से है लेकिन जाता दानिश सिंघानिया की मर्जी से है। कॉल हर राइट नाउ, उससे कहो कि उसका बॉस मैं हूँ, इसीलिए अपना रेजिग्नेशन मुझे आकर दे, वरना आगे तुम जानते हो, दानिश ने डेविड को देखते हुए कहा। डेविड, बॉस कल जो भी हुआ उसकी वजह से वो। दानिश, कल जो भी हुआ उसकी जिम्मेदार वो खुद है। कॉल हर, डेनिश ने डेविड को ऑर्डर देते हुए कहा। दानिश को देख के बिल्कुल नहीं लग रहा था कि कल उसने दिया के साथ जो कुछ भी किया उसका ज़रा सा भी कोई गिल्ट या पछतावा उसे है। उल्टा वो इन सब का जिम्मेदार दिया को ही मानता था। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सब्सक्राइब फॉर लिसनिंग मोर इंटरेस्टिंग स्टोरी ऑडियो बुक्स।